तो यस गाइस, चलिए 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 मैं अब आपको बता दूं आज क्या होने वाला है। सबसे पहले बता दूं आपको, देखो जितने भी आईडीटी है, इनडायरेक्ट टैक्स है, इसका मैं सबसे बताऊं, इसमें दो तरह का होता है। एक जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, उसकी बात कर लेते हैं, और दूसरा इसके अंदर आते हैं थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है ना। थ्योरी मतलब कंसेप्चुअल, थ्योरी नहीं बोलूंगा, कंसेप्चुअल बोलूंगा, कंसेप्चुअल। तो कंसेप्चुअल है, थ्योरी है, ठीक है। जो मेरे मैराथन है, मुझे जो लास्ट टर्म का मैराथन था वो भी अवेलेबल है, एज इट इज अवेलेबल है, सब कुछ उसमें सेम था। कोई खास चेंजेस नहीं है। और अभी मैंने एग्जाम से पहले भी सारे चैप्टर बड़े फास्ट रिवाइज करवाए हैं, सप्लाई का, कंपोजिशन स्कीम का, और जितने भी है मैंने करवाए हैं। लेकिन 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 अ, सर देखो, टीडीएस पीजीबीपी से आया था, बिल्कुल आया था, और मैंने करवाया था टीडीएस पूरा कंप्लीट। और पीजीबीपी मैंने 5 घंटे लगा करवाया हुआ है आपको। 6 मंथ बिफोर आपका आईडीटी मैराथन देख रहा था आप, अजीत बिल्कुल देख सकते हो। 6 महीने पहले जो आईडीटी का मैराथन था वो बहुत बढ़िया मैराथन था, वो भी आप देख सकते हैं। गाइस बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेश्चन था, जो मुझे व्हाट्सएप मैसेज आए, जैसे कि आप जानते हो हमारे व्हाट्सएप आपको मिलते हैं, आप व्हाट्सएप हमें करते भी हो। और बड़े सारे स्टूडेंट के व्हाट्सएप आए कि सर प्लीज आज की क्लास में ना, आज की क्लास में ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा दो, बिकॉज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है ना वो बहुत ही कम है, वो बहुत ही कम है। सबको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का मन था कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो जाए कि वो एग्जाम में हम कर पाए। अच्छा जल्दी जल्दी लिख के बताओ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊं या ना करवाऊं आज, या खाली रिवीजन करवा दूं या प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट। हाँ जी, तो एक काम करता हूं, तो चलो चलो चलो, फिर एक काम करते हैं, आज की क्लास को ना हम लोग करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है ना। मैं आपको 20, यस गाइस, 20 प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाने वाला हूं, 20 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल। और बताऊं, इसमें आईटीसी के क्वेश्चन कवर्ड है, इसमें टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन कवर्ड है, इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन कवर्ड है, इसके अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन कवर्ड है, इसके अंदर सारे कस्टम के क्वेश्चन कवर्ड है। हाँ सर सही है, देखो 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 देखो, ये देखो, मैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता है स्टूडेंट की डिमांड क्या है, मैं जानता हूँ। देखो नीचे जो मैसेज आ रहे हैं उनका देखो, आपको मैक्सिमम टीचर्स ने ना मैराथन कवर किया होगा, और उसके अंदर क्या करवाया होगा, सप्लाई करवा दिया होगा, रिवर्स चार्ज करवा दिया होगा, कंपोजिशन स्कीम करवा दिया होगा, रजिस्ट्रेशन करवा दिया होगा, वो सबको आता है। दुनिया जहान के मैराथन रखे हुए हैं, दुनिया जहान के मैराथन पड़े हैं, कहीं से देख लो, सब में लिखा हुआ है, सबको एक ही चीज चाहिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये देखो लाइन लगा के आंसर है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। इसीलिए तो बोल रहा हूं कि आज पहले मेरी बात सुन लो, आज पहले मेरी बात सुन लो। आज मैं आपको 20 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, 20 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। और ये 20 के 20 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, ये लगभग सारे चैप्टर अभी कवर करेंगे। मैं आपको बताऊं, मैंने आईटीसी का चैप्टर कवर किया है, मैंने कंपोजिशन स्कीम का भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिया है, कंपोजिशन स्कीम का भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिया है, मैंने वैल्यू ऑफ सप्लाई का भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिया है, मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई का भी लिया है, मैंने टाइम ऑफ सप्लाई का भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिया है। तो और मैंने कस्टम के भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो भाई मेरे मेरी तरफ से मैंने अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। बाकी अपना जो एग्जाम में जो भी आएगा, टेंशन मत लेना यार, टेंशन मत लेना। लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करते हैं एक बार आपको देखने को मिल जाएंगे और करने को मिल जाएंगे, थोड़ा आइडिया आ जाएगा, कल के एग्जाम के लिए बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। मैराथन की जहां तक बात करते हो, मैं सर हम डीटी का देते तो आग लगा देते, हाँ भाई सही बात है, अच्छा क्वेश्चन आया था। हाँ देखो देखो देखो, बच्चे कह रहे हैं अच्छा क्वेश्चन आया था। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है ना, मेरे स्टूडेंट्स को सबको आता था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें पेपर ना आता हो, इम्पॉसिबल है। तो यस गाइस, यस गाइस, चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सुपर फास्ट मैराथन जरूर लिखा है, लेकिन मैराथन नहीं करवाने वाला आज, बिल्कुल एंड मोमेंट पे मैंने गेम बदल दी है, हालात बदल दिए हैं, जज्बात बदल दिए हैं, मतलब मैं सीधा आ चुका हूं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। यस गाइस, और मुझे पता है आपको सबसे ज्यादा जरूरत ना इस वक्त जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की है, और ये मुझसे ज्यादा कोई भी नहीं जानता है। यस गाइस, आइए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गाइस बी रेडी, आर यू रेडी? मैं तो कब से हूं, यस मैं तो कब से हूं रेडी, तैयार, आ जाओ फटाफट। अब करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और 20 प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, और देख लेना मजा आ जाएगा वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके। और बाकी जो मैराथन है वो खुद रिवाइज करना है, मेरा पिछले 6 महीने वाला मैराथन पड़ा है, वो एज इट इज रिवाइज कर सकते हो, 3-4 घंटे का होगा उसके अंदर। एक्स, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में बता दूं कौन सा चैप्टर का है। क्वेश्चन नंबर 1 इज आईटीसी चैप्टर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 आईटीसी का, मिक्स चैप्टर होंगे, देखते हैं ना। एक्स एक मैन्युफैक्चरर है ऑफ शीट्स, भाई आराम से कराऊंगा, क्वेश्चन करवाने 20, पेपर आएगा 20 क्वेश्चन है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। टोटल आईटीसी है 1,80,000 रुपए एज ऑन 30 जून 2018, ठीक है ना। मैं साथ साथ में ना शीट लेता रहूंगा एक्स्ट्रा, ठीक है। ये मैंने क्या ले लिया,
इसको तो डिलीट करना पड़ेगा भाई। यस, अब ये क्या है, ये लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स मैन्युफैक्चरर ऑफ शीट हैज टोटल आईटीसी 1,80,000 एज ऑन 30th जून 2018। तो नंबर वन एज ऑन, अगर मैं यहां लिखूं एज ऑन 30th जून 2018 को आपके पास आईटीसी अवेलेबल है, आईटीसी अवेलेबल है 1,80,000। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर होगी। यहां पर हमारे पास आईटीसी अवेलेबल है 1,80,000, 1,80,000 हमारे पास आईटीसी अवेलेबल है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ही प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू जून 2018। देखो बड़ी कमाल की बात, ये आईटीसी जो है ना, ये आईटीसी जून का है और जो इन्फॉर्मेशन है वो भी जून की है। भाई ध्यान दो, ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और ऐसे की तैसी हो जाती है। ये आईटीसी भी जून का है और इन्फॉर्मेशन भी जून की है। तो इसका मतलब इस इंफॉर्मेशन में लिखा है आपने इनपुट टैक्स पे किया है रॉ मटेरियल के ऊपर जून के अंदर 60,000 रुपए। इसका मतलब अगर ये आईटीसी इस इनपुट टैक्स का क्रेडिट अवेलेबल है, अगर सपोज करो जो आपने रॉ मटेरियल के ऊपर इनपुट टैक्स पे किया है, अगर ये अवेलेबल है तो फिर ये तो इस 1,80,000 के अंदर ही होगा। बिकॉज 30 जून को जो आपके पास ऑलरेडी आईटीसी है वो 1,80,000 है और जो आपने इनपुट टैक्स जून में पे किया है वो भी 60,000 है। या भाई ये जो इनपुट टैक्स का क्रेडिट है वो इसी आईटीसी में तो अवेलेबल होगा। मेरी बात सुनो, क्वेश्चन टेक्निकल है, क्वेश्चन टेक्निकल है भाई साहब। ये सितंबर का, अगस्त का, जुलाई का डाटा नहीं है, जून का ही है। तो ठीक है भाई साहब, अब अपने को देखना क्या है कि कौन कौन से इनपुट का क्रेडिट मिलेगा, कौन कौन से इनपुट का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है, बहुत ध्यान से देख लेना, मैं फिर बोल रहा हूँ बार बार। तो इनपुट टैक्स ऑन रॉ मटेरियल इन जून 60,000 रुपए है। अब इस इंफॉर्मेशन को यहीं तक देखूं तो लगता है क्रेडिट मिल जाएगा। इनपुट टैक्स ऑन हार्वेस्ट कैटरर्स इन कनेक्शन विद हाउस वार्मिंग, नंबर टू। अगर आपने हाउस वार्मिंग के लिए कोई कैटरिंग सर्विसेज ली है, मतलब अपने पर्सनल सर्विसेज ली है, तो आईटीसी अवेलेबल नहीं होता, तो इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। जो 10,000 रुपए आपने पे किया ना, इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। तो सर क्या ये 1,80 10,000 में इंक्लूड है, माइनस करेंगे? जी नहीं, क्योंकि ये वो आईटीसी है जो अवेलेबल है। इसका मतलब जब इस 1,80,000 का आईटीसी निकाला गया था तो इस 10,000 को कंसीडर ही नहीं किया गया था, क्योंकि आईटीसी अवेलेबल का मतलब ये वो आईटीसी है जो हमें अवेलेबल है। इसका मतलब जो हमारे लिए अलाउड था, ये वो अवेलेबल है। ठीक है, 180 अवेलेबल है। इनपुट टैक्स ऑन इनपुट कंटेन्ड इन एग्जाम सप्लाई 3 लाख इस जून 30,000। लो जी, ये जो आपने इनपुट टैक्स पे किया है 30,000 पे किया है 3 लाख की सप्लाई पर ये सप्लाई एग्जाम सप्लाई है, तो क्या इसका आईटीसी मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो एग्जाम सप्लाई होती है, जो एग्जाम सप्लाई होती है उसका भी आईटीसी नहीं मिलता है, उसका भी आईटीसी नहीं मिलता। बड़े ध्यान सुनना, बड़े ध्यान से, आज पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे जबरदस्त वाले। जीएसटी पेड ऑन कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी ऑफ सीईओ ऑफ द कंपनी इज ₹40,000। इसका भी आईटीसी नहीं मिलता। जो प्लास्टिक सर्जरी वगैरह होता है ना, इसका आईटीसी अवेलेबल नहीं होता। सेक्शन 17 में लिखा है, जाके पढ़ लेना। ठीक है, टोटल टर्नओवर जो है उसके अंदर इंटरस्टेट है, टैक्सेबल है 18% फॉर द मंथ ऑफ जून 2018 90 लाख। लो जी, अब टोटल टर्नओवर 90 लाख है। अपने को क्या लगता है कि एग्जाम सप्लाई जो 3 लाख है ये भी इसके अंदर होगी? शायद नहीं, लेकिन मैं अज्यूम करता हूं क्योंकि यहां लिखा हुआ है टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 18%। इसका मतलब जो 90 लाख है ये टैक्सेबल वाली है। ठीक है, तो हमारे पास एग्जाम सप्लाई कितने की है? एग्जाम सप्लाई है, एग्जाम सप्लाईज है हमारे पास 3 लाख रुपए की, और जिसके ऊपर जो आपने इनपुट टैक्स पे किया है वो आपने 30,000 रुपए पे किया है। ठीक है सर, और अपने पास टैक्सेबल सप्लाई है, टैक्सेबल सप्लाई है 90 लाख की, जिसके ऊपर जीएसटी है वो 18% कलेक्ट होएगा। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपने कैसे करना है? सबसे पहले आपने निकालना है आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी कितना है सर? आपका आउटपुट जीएसटी है 90 लाख एट द रेट ऑफ 18%। ठीक है ना, 90 लाख एट द रेट ऑफ 18% आएगा, तो मैं कर देता हूँ 90 लाख का 18%। ये सर आपका आ गया 16,20,000। सर आईटीसी का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। 16,20,000। आ जाओ आप इस क्वेश्चन के अंदर। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन भी है हमारे पास? कोई और इन्फॉर्मेशन भी है सर? और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, यही वाली इन्फॉर्मेशन है हमारे पास बस। हाँ जी सर, यही है। तो ये जो इनपुट टैक्स है ना रॉ मटेरियल का, आपने जो रॉ मटेरियल परचेज किया है, अब इसमें ना एक क्वेश्चन है, इस पॉइंट में एक क्वेश्चन राइज होता है, और वो क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो आपने इनपुट टैक्स यूज किया है, सॉरी रॉ मटेरियल यूज परचेज किया है, इसको आपने टैक्सेबल सप्लाई में यूज किया या एग्जाम सप्लाई में? तो ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ये टैक्सेबल सप्लाई में यूज हुआ है या एग्जाम सप्लाई में। तो हम क्या अज्यूम करेंगे? हम ये अज्यूम करेंगे ये दोनों में यूज हुआ होगा, और आपको एक रेशो या एक एवरेज बेसिस पर आपको क्रेडिट माइनस करना पड़ेगा, मतलब क्रेडिट क्रेडिट निकालना पड़ेगा इसका। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। आपके पास 60,000 रुपए
60,000 रुपए का ऐसा इनपुट है, 60,000 रुपए का, 60,000 है ना, हाँ 60,000 रुपए का एक ऐसा इनपुट टैक्स आपने पे किया है, 60,000 रुपए का, 60,000 रुपए का आपने एक ऐसा इनपुट टैक्स पे किया है जो कि हम बोलेंगे जो कि रॉ मटेरियल है, और वो यूज हुआ है, मतलब किसमें वो यूज हुआ है सर, वो यूज हुआ है एग्जेम्प्ट सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई दोनों में, ठीक है ना। सेक्शन 70 है, इसमें साथ में रूल 42 आ जाएगा, रूल 42। तो अपने को कैसे निकालना पड़ेगा, कुछ सिस्टम तो दिया नहीं इसके अंदर भी, कितना कितना यूज हुआ है कुछ नहीं दे रखा, तो आपको मिक्स करके निकालना पड़ेगा इसके अंदर। तो आप ये मानो जो 60,000 है, जो 60,000 है इनपुट टैक्स है, वो आपने रॉ मटेरियल, इनपुट टैक्स ऑन रॉ मटेरियल ऑन जून 60,000 है। इसमें एग्जाम सप्लाई कितने की है सर, एग्जाम सप्लाई 3 लाख की है, और टैक्सेबल सप्लाई 90 लाख की है, ठीक है ना। टैक्सेबल सप्लाई 90 लाख की है, तो कैसे करते हैं सर, ऊपर लिखो एग्जाम सप्लाई, ऊपर लिखो एग्जाम सप्लाई यानी कि 3 लाख, और नीचे लिखो नीचे आप लिखो, अरे यार कैंसिल, नीचे आप लिखो 90 लाख प्लस 3 लाख। तो ये फॉर्मूला होता है इसका, जो आपको क्रेडिट निकालना है। तो ये जो ऊपर 3 लाख लिखा ना, इसमें क्या आएगा, इसमें वो अमाउंट आएगा जो अलाउड नहीं है ईटीसी का, मतलब इस 60,000 में कितना अलाउड नहीं है। तो हम ये मानते हैं 60,000 का ना यूज जो है वो रेशियो वाइज यूज हुआ है 3 लाख और 93 लाख के अंदर, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा, 60,000 इंटू 3 लाख डिवाइडेड बाई 93 लाख, तो ये आ गया 1935। तो 1935 रुपए का जो है ना क्रेडिट डिसअलाउड हो जाएगा। आपने पहले पूरा अलाउ किया हुआ है, आपने पहले पूरा अलाउ किया हुआ है एक तरह से, वो 1,80,000 के अंदर इंक्लूड है हम मान लेते हैं, लेकिन इसमें से 1935 अलाउड नहीं होगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 16,20,000 प्लस 1935 प्लस 1935, तो ये आपका आ गया 16,21,935, ठीक है। ये आपका फाइनल जो है आउटपुट लाइबिलिटी आ गई है। इसमें से आप माइनस करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि 1,80,000 रुपए, 1,80,000 माइनस कर देंगे, और बाकी आपको गवर्नमेंट को कैश लेजर के थ्रू पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 14,41,935 जो है ये आपको पे करना पड़ेगा कैश लेजर के थ्रू। मोहित शर्मा कह रहा है फॉर्मूला भी आज पता चल रहा है, कल एग्जाम है। भाई ये कैसी बातें कर रहे हो मोहित, फॉर्मूला पता होना चाहिए था। तो भाई होता क्या ना, जैसे मान लो ये लिखा होता कि मान लो पेपर में ये लिखा होता कि आधा एग्जाम सप्लाई यूज हुआ है, आधा, मान लो क्वेश्चन क्लियर कहता कि जो आपने 60,000 रुपए इनपुट टैक्स पे किया है वो आधा एग्जाम सप्लाई में यूज हुआ है और आधा उसमें यूज हुआ है टैक्सेबल सप्लाई में। तो हम क्या करते हैं फिर, तो हम आधा डिसअलाउ कर देते हैं, यानी कि आधा वापस आउटपुट लाइबिलिटी में जोड़ देते हैं। हम मानते हैं जो 60,000 का क्रेडिट मिला वो गलत मिला, उसमें से आधा नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में लिखा ही नहीं, क्वेश्चन में लिखा नहीं, तो अब क्या करें, अब फॉर्मूला क्या होगा कि जितना एग्जाम सप्लाई में हुआ है आउट ऑफ टोटल टैक्सेबल टर्नओवर, तो आउट एग्जाम सप्लाई कितनी है 3 लाख, टोटल टैक्सेबल टर्नओवर कितनी आएगी, टोटल टर्नओवर कितनी आएगी, अब टोटल टर्नओवर में तो एग्जाम्प्ट भी होता है टैक्सेबल भी होता है, तो 90 लाख टैक्सेबल है, 3 लाख एग्जाम्प्ट है, तो 3 लाख यूज हुआ है आउट ऑफ 93 लाख, इसलिए 3 लाख डिवाइड बाई 93 लाख करके क्वेश्चन को निकाला गया है। हाँ जी भाई, यहां तक समझ में आ गया, बोलो फटाफट ये फॉर्मूला। यस गाइस, चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर, फटाफट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ सप्लाई, आपको जीएसटी निकालना है और वैल्यू ऑफ सप्लाई भी निकालना है और जीएसटी भी निकालना है, ठीक है ना। मैं आपको समझा देता हूँ ये क्वेश्चन कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे आएगा और जीएसटी कैसे आएगा। भाई ध्यान से सुनते हैं ना आप। सबसे पहली बात, अगर आपको याद हो जब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते हैं तो जो वैल्यू हमें लेनी होती है, वैल्यू वैल्यू जिस वैल्यू पर जीएसटी लगाना होता है, मतलब जिस वैल्यू पर जीएसटी लगाना होता है वो शुद्ध वैल्यू होनी चाहिए। शुद्ध वैल्यू का मतलब होता है उसमें कोई टैक्सेस ऐड नहीं होने चाहिए, लेकिन टैक्सेस कौन से, सिर्फ जीएसटी वाले, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन, क्या पर क्या कोई और टैक्सेस ऐड हो सकते हैं पुराने वाले, वो हो सकते हैं। तो यस, जो आईटीसी कंपनी है, आईटीसी कंपनी है वो सोल्ड करती है इंटरस्टेट टोबैको 10,000 रुपए का, तो ये कह रहे हैं ट्रांजेक्शन वैल्यू जो है ना वो हमारी 10,000 रुपए है, ठीक है जी। लेकिन इसके अंदर इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगी 64%, तो क्या हम एक्साइज ड्यूटी जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ेंगे सर, बिल्कुल जोड़ेंगे, 64% जोड़ेंगे, ये 6400 रुपए आ जाएगा। तो ये आपकी बन जाएगी सर 16,400 रुपए वैल्यू। इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या सीखा कि जब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते हैं ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो वहां पर अगर ऑल कोई टैक्सेस है जो पुराने हैं, जीएसटी वाले नहीं है, तो वो अगर ऐड होने हैं तो वो होंगे ऐड, वो लगेंगे तो लगेंगे, लेकिन जीएसटी वाले ऐड नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गया। अब इसके ऊपर आपको ना जीएसटी लगाना है। यस, अब ये वैल्यू आ गई है तो इसके ऊपर जीएसटी, इस क्वेश्चन में इंटरस्टेट है तो इंटरस्टेट में हम आईजीएसटी लगाते हैं, और रेट है सर 14%, 14% यानी कि 28%, तो ये लग जाएगा, आप लगा लेना प्लीज, ये तो आपको आता होगा, प्लस जीएसटी सेस, सेस भी लग जाएगा एट द रेट ऑफ 90%, ठीक है ना। तो जीएसटी, आईजीएसटी और सेस जो लगाना है वो इस वैल्यू पे लगाना है, दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई।
ओके सर जी, एक और क्वेश्चन। आपने कोई मशीन इंपोर्ट की है, ठीक है? अगर आपने इंपोर्ट की ना तो वैल्यू आ जाएगी आपकी, इंपोर्ट वैल्यू आ गई 1,00,000 रुपए, ठीक है? इसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगना है, और उसके ऊपर एजुकेशन सेस लगना है, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस लगना है, ठीक है? तो क्या ये वैल्यू में ऐड होंगे? बिल्कुल होंगे। वैल्यू में सिर्फ जीएसटी के टैक्सेस ऐड नहीं होंगे, बाकी पुराने सारे होंगे, ठीक है ना? तो इसमें बीसीडी भी ऐड होगा, जो कि 10% है, तो वो 10,000 पे ऐड हो जाएगा, ठीक है ना? इसमें एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस जो है 3% वो भी ऐड कर देना। जो आएगा ना वो वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा, ठीक है ना? फिर इसके ऊपर आप जो है ना वो आईजीएसटी लगाना। आईजीएसटी क्यों लगा रहे हो? क्योंकि ये इंपोर्टेड गुड्स है। इंपोर्टेड मतलब जो इंपोर्ट होता है उसमें हम वो मानते हैं, इंटरस्टेट सप्लाई मानते हैं। तो इसके ऊपर आईजीएसटी 14 प्लस 14 जो है वो 28 लग जाएगा। ठीक है सर, डन हो गया। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना अगेन वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है। तो दो क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ सप्लाई कर चुका हूं, दो मैं आईटीसी कर चुका हूं, और पांचवा क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, दैट इज ऑल्सो वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर जी टबैको में तो नहीं लगता आई जीएसटी, लगता है बेटा, लगता है। टबैको की मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं लगता, लेकिन टबैको की सेल पे लगता है, ठीक है ना? टबैको में लगता है, टबैको में लगता है निर्मल। ओके जी, ओके ओके ओके। आ जाओ फटाफट। हाँ जी, आगे बढ़े। मिस्टर ए लोकेटेड इन दिल्ली। देखो आज जो बच्चे बैठे ना वो वाले बच्चे बैठे हैं जिनको पता है भाई प्रैक्टिकल करने हैं, पेपर में प्रैक्टिकल आएगा, और प्रैक्टिकल का एक आइडिया भी आ गया ना कैसे करना है, तो हम लोग निकाल देंगे, हम निकाल देंगे क्वेश्चन। मिस्टर ए लोकेटेड इन दिल्ली, देखो क्वेश्चन बना लो, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा है, मतलब बना देता हूँ। मिस्टर ए है, ये बंदा दिल्ली में है, दिल्ली में है, देखो देखो देखो, और ये कैलकुलेटर परचेज करता है 1,000 वर्थ रुपी 1,00,000 फ्रॉम मैसर्स एबीसी, ठीक है? मैसर्स एबीसी है, तो ये सप्लायर है, मैसेज एबीसी जो है ना वो सप्लायर है, और ये बंदा कौन हो गया सर? ये बंदा हो गया रेसिपिएंट, ठीक है ना? और मैसेज एबीसी जो है वो इसको सेल करता है, या आप ये मानो ए परचेज करता है, एक ही बात है, ए परचेज करता है, एक ही बात है। 1,000 कैलकुलेटर परचेज करता है एट द रेट ऑफ रुपीज 1,00,000, 1,00,000 रुपए में 1,000 कैलकुलेटर परचेज करता है, ठीक है ना? मिस्टर ए जो है ना वो, ये मिस्टर ए जो है वो सन ऑफ एम्प्लॉई है। मिस्टर ए जो है वो सन है एक एम्प्लॉई का जो मैसर्स एबीसी में है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। मैसर्स एबीसी में कोई एम्प्लॉई है, उसका कोई सन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एम्प्लॉई खुद खरीदता तो फर्क पड़ता, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटिव होते हैं, एम्प्लॉई का बेटा थोड़ा रिलेटिव होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटिव होते हैं। तो मिस्टर ए जो है वो बेटा है एम्प्लॉई का, तो बात कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। द प्राइस ऑफ ईच कैलकुलेटर इन द ओपन मार्केट वैल्यू इज 102, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, इससे क्या फर्क पड़ेगा? एज पर कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर हैज टू डिलीवर द गुड्स एट द प्रीमाइसेस ऑफ द बायर। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ये था कि जो सप्लायर है ना वो बायर के सामान घर तक पहुंचाएगा, लेकिन हुआ क्या? सप्लायर ने बायर को इंस्ट्रक्शन दी, और इंस्ट्रक्शन क्या दी कि भाई तू एक काम कर, ट्रांसपोर्ट चार्जेस है ना 10,000 रुपए वो तू पे कर दे किसी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, जहां से कैलकुलेटर तेरे पास आएगा। तो अब ये क्वेश्चन कौन सा है सर? वैल्यू ऑफ सप्लाई याद करो, सेक्शन 15 था, और उसके अंदर 15(2) का बी पार्ट था, 15 सबसेक्शन 2 क्लोज बी, और 15(2)(b) ये कहता है कि अगर बायर कोई पेमेंट करता है ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, अगर बायर कोई पेमेंट करता है ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, जो सप्लायर ने करनी थी लेकिन बायर ने कर दी, तो वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करी जाएगी। तो वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करी जाएगी। ट्रांजैक्शन वैल्यू 1,00,000 थी, लेकिन प्लस बायर ने जो पेमेंट करी है, पेमेंट बायर ने करी है, पेमेंट बाय बायर ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर है, और वो 10,000 रुपए है, 10,000 है। ये 1,10,000 पे जो है ना वो आपकी असेसेबल वैल्यू बन जाएगी सर। यहाँ पे जो है 1,10,000 पे आपकी असेसेबल वैल्यू बन जाएगी बेटा। 10,000 माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, प्लस प्लस। ओके सर। सिक्स्थ पॉइंट, फॉलोइंग आर द डिटेल्स। हाँ जी, अगेन ये क्वेश्चन जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का है, बिकॉज वैल्यू ऑफ सप्लाई में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है ना? वैल्यू ऑफ सप्लाई में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, बड़े ध्यान सुनना प्लीज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ क्या लिखा है? मैगाजोन डॉक लिमिटेड क्लियर्ड ए रिग जो होता है वो समुद्र के बीच में होता है ना, वहां से निकालते हैं पेट्रोल वगैरह, टू ओएनजीसी। तो आपने ट्रांजैक्शन वैल्यू है यहाँ पर 50 लाख रुपए का, आपने रिग ट्रांसफर किया है ओएनजीसी में। आपको सब्सिडी मिली है गवर्नमेंट से 20%, तो माइनस करेंगे। यस, सब्सिडी जो है वो माइनस करते हैं एट द रेट ऑफ 20%। हम माइनस करते हैं 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की, और 10 लाख रुपए की, क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट से मिली हो, अगर वो गवर्नमेंट से मिली हो तो माइनस करनी है, वन नहीं माइनस करनी, ठीक है ना? तो यहाँ पे आ गया 40 लाख रुपए। अब कह रहा है रिसीव्ड सब्सिडी फ्रॉम ओएनजीसी 10%। अब क्वेश्चन ये है कि जो सब्सिडी रिसीव हुई है इसमें आपने 50 लाख के अंदर कंसीडर कर लिया, नहीं करी? मैं लिखूं आफ्टर
आफ्टर कंसीडरिंग सब्सिडी मान लेता हूं, आफ्टर कंसीडरिंग, या यहां कुछ मत लिखो यार, उलझ जाओगे। ठीक है, रिसीव्ड सब्सिडी फ्रॉम ओएनजीसी, तो हमने ओएनजीसी सब्सिडी रिसीव करी है 5 लाख की। तो गाइस अगर आप ये मानते हो कि इस 50 लाख में अभी वो सब्सिडी जो है वो आपने माइनस नहीं करी है, अभी वो माइनस नहीं करी है, तो करनी भी नहीं है, तो करनी भी नहीं है। और अगर आप ये अज्यूम करते हो कि इस 50 लाख में से ऑलरेडी 5 लाख की सब्सिडी माइनस हो चुकी है, तो फिर आपको प्लस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है ना, तो ये डिपेंड करेगा आपकी अजम्पशन के ऊपर कि जो 5 लाख रुपए की सब्सिडी आपको ओएनजीसी से मिली है, आप क्या अज्यूम करते हैं कि ये 50 लाख में से ऑलरेडी माइनस हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो मैं अज्यूम करता हूं कि ये ऑलरेडी माइनस हो चुकी है, तो इसको प्लस करना चाहिए, 45 लाख रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 7, द वन मोर क्वेश्चन, एक आखिरी क्वेश्चन है जो वैल्यू ऑफ सप्लाई का है, बिकॉज वैल्यू ऑफ सप्लाई में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मेरे ख्याल में ये लास्ट है, इसके बाद फिर हाँ, इसके बाद हमारा कंपोजिशन स्कीम का चैप्टर शुरू हो जाएगा। जो है अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या है, आ जाओ फटाफट मैं दिखाता हूँ क्या क्वेश्चन है। वायु लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू गुड्स सप्लाइड बाय इट टू अग्नि लिमिटेड। लिस्ट प्राइस दे रखा है आपको, लिस्ट प्राइस गाइस, लिस्ट प्राइस में आपको दे रखा है, लिस्ट प्राइस क्या होता है, जो प्राइस कस्टमर से चार्ज किया जा रहा है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट। अभी इसमें जो टैक्सेस एंड डिस्काउंट है वो माइनस नहीं किए गए हैं ना, मतलब टैक्सेस ऐड नहीं किए गए हैं और डिस्काउंट माइनस नहीं किया गया। ठीक है सर, तो एक्सक्लूसिव है, 76,000 रुपए है, तो आप लिस्ट प्राइस लिखेंगे 76,000। ठीक है सर, 76,000 लिख दिया। स्पेशल पैकिंग, अगर आपने कोई पैकिंग अलग से करवाई है तो फिर वो ऐड होगी, पैकिंग ऐड होती है, पैकिंग चार्जेस ऐड होते हैं, पैकिंग चार्जेस जो है वो आपको ऐड करने पड़ेंगे 5,000 अगर आपने अलग से करवाया है। मतलब ये तो एक तरह से आप मान लो कि एमआरपी है, ये तो गुड्स का एमआरपी है। ठीक है ना, तो 76,000 रुपए एमआरपी, एमआरपी नहीं मतलब टैक्सेस नहीं लगे अभी। आजकल आप मार्केट में जाते हो तो वहां टैक्सेस अलग से लगाए जाते हैं, अभी एमआरपी नहीं बोलूंगा, ये लिस्ट प्राइस है, मतलब अदर देन टैक्सेस है। ठीक है ना, तो ये प्राइस तो वो डिमांडेड है। आपने पैकिंग करवाई है, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। कोई ड्यूटी अगर लोकल अथॉरिटी अलग से लगा रही है इन गुड्स के ऊपर तो वो भी लगेगी। मैंने बोला था कोई और टैक्सेस है अदर देन जीएसटी, वो तो लगते हैं। तो लोकल ड्यूटी कोई लग रही है, मान लीजिए कोई लोकल ड्यूटी इनके ऊपर लग रही है तो वो लगानी पड़ेगी आपको, वो 4,000 रुपए है, वो हम 4,000 रुपए यहाँ पे लगा देंगे, 4,000 रुपए हम लगा देंगे। इसके अलावा सीजीएसटी एसजीएसटी कोई इनवॉइस में अगर चार्ज किया गया है तो वो आपको ऐड नहीं करना है, वो आपको ऐड नहीं करना है, वो आपको ऐड नहीं करना है। अभी क्यों क्यों नहीं करना है, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी वैल्यू ऑफ सप्लाई हमें निकालना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम किसी भी को ऐड नहीं कर रहे हैं। सर आप लेक्चर में 50 लाख बोला था, वो मैंने दूसरा अजम्पशन लिया होगा वहां पे, इसलिए सब्सिडी रिसीव, बेटा मैंने अजम्पशन चेंज किया होगा वहां पे, अजम्पशन अलग लिया होगा, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम एनजीओ। सयन मैंने एजम्पशन अलग लिया होगा वहां पे, अलग लिया होगा इसलिए। ठीक है, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम एनजीओ, द प्राइस इज 76,000 गिवन आफ्टर कंसीडरिंग द, देखो यहां अब क्वेश्चन क्लियर कह रहा है कि जो 76,000 का प्राइस है ना वो सब्सिडी कंसीडर करने के बाद है, यानी कि आपने सब्सिडी ऑलरेडी माइनस कर रखी है, लेकिन आपको सब्सिडी मिली है एनजीओ से तो ये तो माइनस होती नहीं है, तो आपको ये वाली प्लस करनी पड़ेगी, ये वाली प्लस करनी पड़ेगी, 5,000 रुपए की आपको सब्सिडी प्लस करनी पड़ेगी। ठीक है ना, 5,000 रुपए की आपको सब्सिडी प्लस करनी पड़ेगी। तो ये आपका टोटल आ गया सर 76,000 प्लस 5,000, ओके, प्लस 5,000 और प्लस 4,000 प्लस 5,000, तो ये आपका आ गया 90,000। ठीक है ना, 90,000 आ गया। यहां से आपको डिस्काउंट माइनस करना है, तो डिस्काउंट तो माइनस करना होता ही है, 3% डिस्काउंट है लिस्ट प्राइस के ऊपर, तो बस आप डिस्काउंट माइनस कर दो 76,000 रुपए का 3%, 76,000 रुपए का 3% हम डिस्काउंट माइनस कर देंगे 76,000 का इंटू 3%, 2280 माइनस हो जाएगा। यस, दिस इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया पॉइंट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। सेकंड डे ये कह रहा है थैंक यू मेघा, अबे हमें भी थैंक यू बोल दो, हमने भी तो बोला है, उसमें एजम्पशन अलग थी, हमने बताया था कि गवर्नमेंट की सब्सिडी माइनस होती है, नॉन गवर्नमेंट की नहीं होती है। अच्छा ठीक है, हाँ जी, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका क्वेश्चन है कंपोजिशन स्कीम का, कंपोजिशन स्कीम का। ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आप समझ लो 1 नंबर से लेकर 3 से 4 नंबर तक में कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी अटक जाएगा क्वेश्चन, 1 नंबर में भी आ जाएगा, 3 से 4 नंबर में भी आ जाएगा, इसलिए कह रहा हूं भाई ध्यान से सुन लेना, ध्यान सुन लेना। ठीक है, मैसर्स ए एंड सन्स रजिस्टर्ड इन दिल्ली, ठीक है भाई, रजिस्टर्ड है, ध्यान रखना,
रजिस्टर्ड है, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम सिर्फ रजिस्टर्ड को मिलती है, और बंदे ने ऑप्ट भी कर लिया कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। इट हैज फिनिश द फॉलोइंग डिटेल फॉर द टैक्स पीरियड, जून का है, ठीक है। टैक्सेबल टर्नओवर है विद इन द स्टेट 20 लाख, एग्जेम्प्टेड टर्नओवर है 15 लाख, टोटल टर्नओवर है 35 लाख, ठीक है। यूजिंग द अबव इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट टैक्स टू बी पेड बाय द फर्म, ए एंड सन्स है, फर्म मान लेते हैं, फॉर द टैक्स पीरियड एंडेड ऑन 30 जून इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। दो सिचुएशन है। सिचुएशन नंबर 1 है, अगर वो मैन्युफैक्चरर है। सर मैं आपको बताऊं, अगर कोई बंदा मैन्युफैक्चरर होता है ना, तो उसकी जो टोटल टर्नओवर स्टेट की होती है ना, उसका आपको 1% पे करना पड़ता है, उसमें 0.5 सीजीएसटी, 0.5 एसजीएसटी। तो टोटल टर्नओवर 35 लाख है। सर इसमें तो एग्जेम्प्टेड भी इंक्लूड है भैया, एग्जेम्प्टेड भी हो तो भी आपको उस पे करना पड़ेगा। तो आपको 35 लाख के ऊपर 0.5% सीजीएसटी पे करना पड़ेगा, और 0.5% गवर्नमेंट को एसजीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है सर जी, हो गया आंसर। बिल्कुल, ये टोटल निकाल देना कितना कितना आएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैसर्स ए एंड सन्स जो है वो मान लीजिए ट्रेडर है, मान लीजिए ट्रेडर है सर, अगर ये ट्रेडर है तो मैं बता दूं, ट्रेडर में ना जो टर्नओवर होती है ना, ओनली टैक्सेबल टर्नओवर लेनी होती है, ओनली टैक्सेबल टर्नओवर, यानी कि यहां पर आप 20 लाख का 0.5% करेंगे, और 20 लाख का ही 0.5% करेंगे सीजीएसटी, और 20 लाख का ही 0.5% करेंगे एसजीएसटी। गाइस प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, आपको यहां तक क्वेश्चन क्लियर हुआ है नहीं हुआ? हाँ जी, अभी तो मैंने बात ही नहीं किया आज तो स्टूडेंट से, एक बार बताओ भाई क्लियर हुआ है नहीं हुआ? अजीत अजीत अजीत, मैं देखता हूं। कस्टम भी कराओगे? बिल्कुल कराऊंगा, कस्टम के भी 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा। मेगा शाह एग्रीगेट टर्नओवर, हाँ एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होनी चाहिए, इस क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है। 35 लाख रुपए टर्नओवर, तो 1.5 करोड़ से कम ही है। हाँ, सेकंड केस ओनली टैक्सेबल सप्लाई, बिल्कुल सही है। एग्रीकल्चर से था क्वेश्चन, हाँ आया होगा। यस, प्रीति सिंह कह रही है एक बार और। मैं प्रीति सिंह, इसमें क्या है, यही तो लिखा है इसके अंदर कि जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए खाली उसके टोटल टर्नओवर देखना है, और जो वो है क्या बोलते हैं ट्रेडर के केस में ओनली टैक्सेबल टर्नओवर करना होता है बस। राजकुमार गोरे, गुड इवनिंग सर जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग सर जी, आज का डीटी का पेपर बहुत अच्छा गया ड्यू टू मैराथन, थैंक यू सो मच भाई, गॉड ब्लेस यू यार, अच्छे नंबर आए, पास हो जाओ। कस्टम सर कहाँ से आता है? कस्टम कस्टम में से आता है, देखो अभी। यस, क्वेश्चन नंबर 9, यस गाइस फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। मिस्टर ए रनिंग ए रेस्टोरेंट, भाई सब सुन लो, मिस्टर ए जो है वो रनिंग रेस्टोरेंट है। सबमिट द फॉलोइंग डिटेल फॉर द प्रीवियस ईयर 2021, डिटरमाइन वेदर ही इज एलिजिबल। भाई इस बार आपको देखना है कंपोजिशन स्कीम मिलेगी या नहीं मिलेगी, और पिछले साल का डाटा दिया हुआ है, ठीक है ना, पिछले साल का डाटा दिया हुआ है। केस 1 कह रहा है वैल्यू ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस 130 लाख रुपए है, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 30 लाख है, और अदर सर्विसेज जो है ना वो 10 लाख है। पहले तो आप ये समझ लो, जो ये इंटरेस्ट होता है ना बैंक से मिलता है, ये इंटरेस्ट जो बैंक से मिलता है ये कहीं भी हम काउंट नहीं करते हैं, ना एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट करते हैं, ना हम वो किसी भी कैलकुलेशन में काउंट नहीं करते हैं। ये एक एग्जाम सप्लाई होती है, ये एग्जाम सप्लाई होती है, और ये पूरी तरह बाहर होती है, ठीक है ना, ये एग्जाम सप्लाई होती है, एग्जाम सप्लाई, और ये पूरी तरह बाहर होती है कंपोजिशन स्कीम के अंदर। तो क्या बच गया, 130 बच गया और 10 बच गया, तो आपकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो मान लेते हैं 140 लाख है, ठीक है ना। केस 1 की बात कर लेते हैं, केस 1 की बात कर लेते हैं, 140 लाख है भाई। अगर एग्रीगेट टर्नओवर 140 लाख है तो आप एलिजिबल तो हो, एलिजिबल तो पर एक क्वेश्चन है, आप गुड्स में भी डील करते हो और सर्विस में भी डील करते हो, मतलब आप सर्विस में रेस्टोरेंट में भी डील करते हो और अदर सर्विस में भी डील कर सकते हो। तो भाई आपको बोलना, अगर आप सर्विस में करते हो तो खाली अदर में करोगे, सॉरी रेस्टोरेंट में करोगे, लेकिन आप दोनों में डील करते हो, तो इस केस में आपको निकालना पड़ेगा कि जो आपकी अदर सर्विसेज है वो कितनी है। तो सर आपकी रेस्टोरेंट सर्विसेज जो है वो तो 130 लाख है, और जो अदर सर्विसेज है वो आपकी 10 लाख है। तो हमारी बात ये हुई थी कि ये एक लिमिट तक होनी चाहिए, है ना, कितनी, ये होनी चाहिए 10% ऑफ टर्नओवर, 10% ऑफ टर्नओवर, यानी कि 14 लाख और 5 लाख और 5 लाख, विच एवर इज हायर, तो मैक्सिमम 14 लाख तक होनी चाहिए। तो गाइज आप अदर सर्विसेज 10 लाख दे रहे हो, आप 14 लाख तक भी दे सकते थे, कोई इशू नहीं है, तो आप एलिजिबल हो कंपोजिशन स्कीम के लिए। यस गाइज, यू आर एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम के लिए। यश कौन सी चैप्टर से नहीं था? भाई सुन लो, भाई सुन लो यार, सुन लो यार, सुन लो प्लीज। सुन लो, बाकी बातें बाद में कर लेना, ठीक है। अब मान लो केस नंबर 2 ले लो, केस नंबर 2 ले लो। मान लो आपका एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो आपका आता है सर 130 और 15 145 लाख, तो अभी तक तो एलिजिबल है, लेकिन अपने को देखना है, क्योंकि ये रेस्टोरेंट सर्विस भी दे रहा है और अदर सर्विस भी दे रहा है। रेस्टोरेंट 130 है और यहाँ पर 15 लाख है, तो सर 145 है ना, तो 145 का 10%, 10% तो 145 लाख आ गया 14.5 लाख,
और 5 लाख, दोनों में हायर लेंगे तो आपका सर 14.5 आएगा। ओहो, आप दे रहे हो 15 लाख, तो आप एक लिमिट से बाहर सर्विसेज दे रहे हो, यू आर इन एलिजिबल, आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। तो इस केस में आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, इस केस में आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। गाइस प्लीज टेल मी, आपको क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया नहीं हो गया? क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लो, बिल्कुल एक जैसा ही है। मिस्टर एक्स जो है वो एक मैन्युफैक्चरर है, ध्यान दो भाई, 20 क्वेश्चन करवाने हैं मुझे आज की क्लास में, 20 क्वेश्चन का प्रॉमिस किया मैंने, और 20 क्वेश्चन लगभग सारे चैप्टर कवर करने हैं मोस्टली, ताकि पेपर में जब आए ना तो आपको टेंशन फ्री हो जाए। मिस्टर एक्स मैन्युफैक्चरर है, सबमिट द फॉलोइंग डिटेल प्रीवियस ईयर 2021, डिटरमाइन वेदर ही इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। फिर पूछ ले केस नंबर 1, मैं 2 केस बना लेता हूं, यहां केस नंबर 1 बना लेता हूं। और भैया पहले बात सुन लो, बंदा मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर है सर, मैन्युफैक्चरर में ना 4 ऐसी गुड्स होती है, अगर बंदा उनमें डील करता है उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती है। कौन कौन सी होती है सर? वही जो टीचर्स यूज नहीं करते, मैं टीचर्स कौन सी यूज नहीं करते भाई? सर एक तो आप लोग आइसक्रीम यूज नहीं करते, गला खराब होता है आपका, पढ़ाते हो आप, हाँ आइसक्रीम तो हम यूज नहीं करते। सर एक आप पान मसाला भी यूज नहीं करते? ना भाई ना। पान, टबैको, अबे दूर 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 दूर, पान मसाला, आइसक्रीम, टबैको। और सर चौथा था वो एरिएटेड वाटर, हाँ वो जो वाटर वगैरह होता है ना, वो दूसरा सोडा वाला वाटर होता है, वो भी नहीं यूज करते। हाँ सर, इस क्वेश्चन में लिखा है वो बंदा पान मसाला मैन्युफैक्चर करता है पहले केस में, पहले केस में, तो सर पहले केस में आप सीधा लिखो नॉट एलिजिबल, पहले केस में आप सीधा लिखो नॉट एलिजिबल, क्योंकि वो पान मसाला यूज करता है, तो वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होगा। दूसरे केस की बात करें, दूसरे केस की बात करें तो 130 लाख रुपए का वैल्यू है मैन्युफैक्चरर का, ये तो ठीक है। बैंक वाला एग्जाम सप्लाई है, इसको कहीं भी कैलकुलेट नहीं करना होता, इसको कहीं भी काउंट नहीं करना होता, ठीक है। और अदर सर्विसेज 15 लाख है, तो 145 लाख हो गया आपका। एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो 145 लाख हो गया। इसमें आप जो गुड्स में डील करते हो ना वो 130 लाख है, वो 130 लाख है, और जो सर्विसेज में डील करते हो ना वो आपका 15 लाख है। टोटल 145 लाख है, तो ये 14.5 लाख हो गया और 5 लाख हो गया, इन दोनों में हायर लेंगे तो 14.5 आएगा। भाई आपको यहाँ पर इसमें ना नहीं मिलेगी, इसमें आपको यू आर नॉट एलिजिबल अंडर सेक्शन 10(2)(a), तो सॉरी 10(2) में आपको सेक्शन में एलिजिबल नहीं है, नहीं मिलेगी आपको भाई, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। आई होप यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 पे लेके चलता हूं। ओ भाई हमने कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक, भाई क्वेश्चन नंबर 10 हो गए। प्लीज गाय एक बार लिख दो यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक बार ये तो लिख दो यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अर्पिता अग्रवाल यस सर, सेंडे यस सर जी, दीप्ति रोट यस सर, वंदना मोटवानी क्लियर, तानिया नेहलानी क्लियर, मनोज तरुआ क्लियर, मेघा शाह अभी तो क्लियर है, हाँ अभी तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं। कुलदीप तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा, भी रुक जाओ, पहले मैं आगे पूरे क्वेश्चन कर दूं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है, गुड्स के केस का क्वेश्चन है, सेक्शन 12 याद है आपको? टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई याद है? सेक्शन 12 गुड्स का होता है, सेक्शन 13 सर्विसेज का होता है, सेक्शन 14 जो है वो रेट ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स का होता है। सेक्शन 12 लिखा है, सेक्शन 12 याद है? गुड्स के केस में नंबर वन पेमेंट की डेट को इग्नोर करना होता है, याद है? गुड्स की केस में पेमेंट की डेट को इग्नोर करते हैं, सर्विस में नहीं करते, गुड्स में करते हैं, वो भी सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज में, रिवर्स चार्ज में नहीं करते। तो पेमेंट की डेट को इग्नोर करते हैं। हाँ सर, अगर 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 गुड्स की मूवमेंट हो, अगर गुड्स की मूवमेंट हो तो टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। तो इन दोनों में अर्लियर बनेगा, इन दोनों में सेम है, तो 1/12/18 ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। 1/12/18 और 3/12/18 में 1/12/18 बनेगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। 1/12/18 में और 30 नवंबर 18 में 30 नवंबर 18 आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। फोर्थ केस की बात करूं 1/12/1/12 तो फिर से 1/12/18 ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो 25/11 आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। 1/12/18 में 25/11 फिर 25/11 बनेगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। और 1/12 में आपका सेम बनेगा 1/12 टाइम ऑफ सप्लाई। मैं आपको याद दिलवा दूं सर, जब आप
जब आप टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं और सेक्शन 12 पढ़ते हैं, गुड्स का सेक्शन पढ़ते हैं और वो भी फॉरवर्ड चार्ज का, तो पहली बात आपको पेमेंट को इग्नोर करना होता है, ठीक है ना। और अगर गुड्स में मूवमेंट है तो रिमूवल की डेट और इनवॉइस की डेट विच एवर इज अर्लियर, और अगर मूवमेंट नहीं है तो डेट ऑफ डिलीवरी और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखो, यहां पे लिखा हुआ है वेयर द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट। इस क्वेश्चन में मूवमेंट नहीं है, ठीक है। पेमेंट की डेट को तो छोड़ ही दो, पेमेंट को तो छोड़ दो, सप्लाई के केस में मूवमेंट नहीं है, तो आपको करना क्या है, आपको करना है डेट ऑफ डिलीवरी और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। तो भैया 1 दिसंबर 17 और 3 दिसंबर 17, 1 दिसंबर 17 जो है आपका आ जाएगा, 25 नवंबर और 3 दिसंबर, 25 नवंबर 17 आ जाएगा, 1 दिसंबर और 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर 17 आ जाएगा, 22 नवंबर और 1 दिसंबर, 22 नवंबर 2017 आ जाएगा। ये आपके टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएंगे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 13, ओ माय गॉड, क्वेश्चन नंबर 13 गुड्स का है लेकिन रिवर्स चार्ज का है। रिवर्स चार्ज का है, मैं बताऊं, अगर गुड्स का है और रिवर्स चार्ज है तो रिवर्स चार्ज में आपका जो है वो पेमेंट का डेट रेलेवेंट है, पेमेंट का डेट रेलेवेंट है, बिकॉज वो जो नोटिफिकेशन नंबर है ना 66/2017, वो खाली सर्विसेज के सॉरी खाली फॉरवर्ड चार्ज में लगता है, गुड्स के केस में, बाकी कहीं नहीं लगता, बाकी कहीं नहीं लगता। तो गाइस पेमेंट में ना सिंपल सिस्टम होता है, पहले ना आपको करना क्या होता है, पेमेंट में क्या करना होता है, पेमेंट में जिस दिन पेमेंट आपने बुक्स में एंटर की और जिस दिन आपने बुक्स में की और जिस दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट हुई, विच एवर इज अर्लियर लेना होता है, ठीक है ना। यहाँ तो सिंगल लिखा हुआ है एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिपेंट, तो इस केस में यही डेट आ जाएगी। यहाँ लिखा है अकाउंट्स में रिसिपेंट की बुक्स में 19 दिसंबर है, लेकिन बैंक से डेबिट हुआ है 25 दिसंबर, तो विच एवर इज अर्लियर जो है वो 19 दिसंबर है, 19 दिसंबर आ जाएगा। यहाँ एंटर हुई है बुक के अंदर 9 जनवरी और डेबिट हुआ है 13 जनवरी, तो 9 जनवरी आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पेमेंट पता लगी। कैसे निकालते हैं हम इसके अंदर, सर इसके अंदर ना जो रिवर्स चार्ज होता है ना, रिवर्स चार्ज, तो आपको तीन में से कोई एक डेट लेनी होती है, तीन में से कोई एक डेट लेनी होती है, वो याद दिलवा दूं, तीन में से कोई एक डेट लेनी होती है इसके अंदर आपको। बोलो बोलो फटाफट सर। नॉन टैक्सेबल गुड्स एंड एग्जेम्प्ट गुड्स सप्लाई में क्या आता है, मतलब नॉन टैक्सेबल गुड्स एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई में, सर नॉन टैक्सेबल गुड्स में तो वो आते हैं ना जो लीकर है और 5 पेट्रोलियम आइटम है, वो आते हैं। एग्जेम्प्ट सप्लाई में वो आता है जिनका रेट नील होता है या जिनके ऊपर जिनका एग्जेम्पशन है जिसके अंदर, वो आते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाई, फटाफट बोलो फटाफट बोलो, यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ आएगा, एक तो आपको लेना होता है एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट, एक आपको लेना होता है डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है, और एक आपको लेना होता है 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, एक आपको ये लेना होता है, और एक आपको लेना होता है डेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड, डेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड। इन तीनों में जो अर्लियर होगा ना वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। भाई ध्यान दो, इन तीनों में जो अर्लियर होगा ना वो टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा, तीनों में जो अर्लियर होगा ना, जो अर्लियर होगा ना वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। पहला केस इनवॉइस की डेट से हमें कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, मतलब इनवॉइस में मतलब है, इनवॉइस में हमें मतलब है, मतलब का मतलब है सिर्फ वो कैलकुलेट करने के लिए 31st डे। नंबर वन, पहला पहला केस लेते हैं, पहला केस आपने रिसीव किया 3 जनवरी को, ठीक है, पेमेंट हुई 5 जनवरी को, ठीक है ना। तो पेमेंट 5 जनवरी है और रिसीव 3 जनवरी को है, तो अभी तो 3 जनवरी आ गया, और 1 जनवरी से आप देखना है 31 दिन, तो 1 जनवरी को हटा देना है और 31st डे देखना है, तो छोड़ो 3 जनवरी पहले आ रही है तो 3 जनवरी आ जाएगी, तो पहले केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो 3 जनवरी 2018 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 3 जनवरी 2018 आ जाएगा। दूसरा केस, एक आपने पेमेंट करी है, गुड्स रिसीव करी है 20 दिसंबर, पेमेंट है 19 दिसंबर, तो आपको 19 दिसंबर आएगा। 1 जनवरी से लेकर 31वां दिन, 1 जनवरी को हटाना होता है और उसके बाद 31st डे देखना होता है, ठीक है ना। 1 जनवरी काउंट नहीं होता, एक से वो दिन काउंट नहीं करते इनवॉइस वाला, वहां से फिर 31वां दिन देखना होता है, तो आपका 19 दिसंबर ही सबसे पहले आएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें देखना, 10 जनवरी आपने गुड्स रिसीव करी, ठीक है, और 9 जनवरी को अकाउंट में पेमेंट, 9 जनवरी आ गया। 1 जनवरी से आपको 31वां दिन देखना है, तो पहले 9 जनवरी आ ही जाएगा, तो 9 जनवरी यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ सप्लाई मैंने बता दिया क्या क्या होता है इसके अंदर। सर 3 चीजें होती हैं, एक तो गुड्स की रिसीव्ड डेट, और एक होती है पेमेंट की डेट, और एक टाइमर लगा होता है, ये 31वां दिन तो बनेगा ही बनेगा अगर पेमेंट नहीं आई तो, ठीक है ना। यस। हालांकि लॉ में लिखा हुआ है 30th डे के बाद वाला दिन, तो एक ही बात है, मैं 31वां दिन बोलता हूँ, लॉ में लिखा हुआ 30th डे के बाद वाला दिन, द डे फॉलोइंग द 30th डे। वो एक ही मतलब है। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस, वाउचर, यस गाइस वाउचर वाला केस कर लेते हैं, वाउचर वाला।
तो ये टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, ध्यान रखना। अब हम टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और वाउचर वाला केस पढ़ लेना। वाउचर में ना दो सिंपल कंसेप्ट है। अगर वाउचर जिस चीज का इशू है, मतलब वाउचर जो आपको इशू है उसमें जो सप्लाई आपको मिलने वाली है, अगर वो सप्लाई आइडेंटिफेबल है, अगर वो सप्लाई आइडेंटिफेबल है, तो जिस दिन सप्लाई, जिस दिन इनवॉइस इशू किया गया ना, जिस दिन वाउचर इशू किया गया, जिस दिन वाउचर इशू किया गया ना, वही डेट टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। और मान लो अगर अगर नॉन आइडेंटिफेबल है, आपको पता ही नहीं कि इस वाउचर से क्या मिलेगा, भाई वाउचर 50-500 रुपए का है और 500 में आप कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ भी, तो भैया जब खरीदोगे तभी पता लगेगा जीएसटी का रेट क्या होगा। इसीलिए इसीलिए उन्होंने बोला डेट ऑफ जो है ना वो रिडम्पशन बन जाएगा, रिडम्पशन ऑफ वाउचर बन जाएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है परचेज ऑफ वाउचर फ्रॉम टी शर्ट। यहां पर क्लियर है, जो वाउचर है उसके अगेंस्ट आपको टी शर्ट मिलनी है, वाउचर के अगेंस्ट टी शर्ट मिलनी है, तो आपका इशू हुआ है 1 अप्रैल को, इन कैश हुआ 10 मई को, लास्ट डेट ये है, आपका इशू डेट लेंगे तो 1 अप्रैल आ जाएगी। लेकिन आपको परचेज किया गया वाउचर मिला है, आपको वाउचर मिला है फ्रॉम शॉपर स्टॉप, शॉपर स्टॉप लिखा हुआ है, 1,000 रुपए का मिला है, 1,000 रुपए का, लेकिन आपने 1,000 का क्या खरीदा ये नहीं लिखा। तो जिस दिन आप इनकैश करवाओगे ना वो डेट आएगी, यानी कि 20 मई आ जाएगी, 20 मई आ जाएगी, और पहले केस में 1 अप्रैल आ जाएगी। ठीक है सर, मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल सही है मेगा शाह, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब। 15th क्वेश्चन, यस गाइस, 15th क्वेश्चन जो है वो भी आपके टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है और ये सर्विसेज का क्वेश्चन है। ठीक है, 15th क्वेश्चन है ये भी ये आपके टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है और ये आपके सर्विसेज का क्वेश्चन है। ये क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखो, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। ठीक है, सर्विसेज के अंदर जो टाइम ऑफ सप्लाई होता है वो दो केस होता है, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज। ठीक है ना, फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है आपको पता है, फॉरवर्ड चार्ज में क्या क्या आता है। देखो, सबसे पहले आपको देखना है कि क्या इनवॉइस टाइमली इशू हुआ था, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर, और बैंकिंग कंपनी में 45 दिन के अंदर। अगर अगर इनवॉइस टाइमली इशू हुआ था तो एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और अगर इनवॉइस लेट इशू हुआ था तो कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ध्यान देना, ध्यान देना भाई, मैंने क्या बोला, भाई 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 सुन लो यार, सुन लो मेरी बात। मैंने क्या बोला, मैं आपको दोबारा बता दूं। जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो सेक्शन 13 में आता है, और अगर मैं बात करूं फॉरवर्ड चार्ज की तो वो ये बात कहता है कि अगर इनवॉइस जो है, इनवॉइस को आपको देखना है क्या वो टाइमली इशू हुआ है, टाइमली इशू हुआ है। अगर यस है, यस, तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट रिसीव, इनमें से जो अर्लियर आएगा ना वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ठीक है, और अगर टाइमली इशू नहीं हुआ है, मान लो नहीं हुआ है, तो क्या आएगा, कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज, और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर जो होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ठीक है और ये भाई सुन लो, भाई सुन लो, इसमें क्या ना, टाइम क्या होता है, टाइम टाइम होता है 30 डेज या 45 डेज। नॉर्मल 30 होते हैं, बैंकिंग कंपनी वगैरह में 45 डेज होते हैं, रूल में लिखा हुआ, रूल 47 में लिखा होगा, आपको शायद थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो याद होगा। ठीक है पहला केस, आपने इनवॉइस इशू किया है, इनवॉइस इशू किया है 20 सितंबर, सर्विसेज दी है 10 सितंबर, 10 सितंबर से 30 दिन के अंदर आपको इनवॉइस इशू करना है कंप्लीशन से, तो आपने टाइमली इशू कर दिया, टाइमली इशू कर दिया ना, तो अब आपका आएगा इनवॉइस की डेट एक, इनवॉइस की डेट एक, और पेमेंट की डेट, पेमेंट कौन सी आएगी, विच एवर इज अर्लियर। आपने एंट्री करी है 30 सितंबर को और क्रेडिट हुआ है 3 अक्टूबर को, तो 30 सितंबर आएगा, तो 20 और 30 सितंबर, इन दोनों में कौन सा होगा, 20 सितंबर। तो गाइस 20 सितंबर जो है ना वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा गाइस 20 सितंबर जो है वो यहां इस क्वेश्चन में आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। प्रॉब्लम 10, वैल्यू ऑफ रूम, ये क्या है भाई फॉरवर्ड चार्ज अगेन, भाई फॉरवर्ड चार्ज अगेन मैंने बता दिया आपको। अगर सर्विसेज का केस है और फॉरवर्ड चार्ज का केस है, तो आपने देखना है कि जो बिल है, कि इनवॉइस जो है क्या वो टाइमली इशू कर लिया गया, टाइमली इशू मतलब क्या वो सर्विसेज देने के 30 दिन के अंदर इशू कर दिया गया है, या फिर अगर बैंकिंग कंपनी का केस है तो क्या वो 45 डेज के अंदर इशू कर दिया गया। अगर वो टाइमली इशू किया गया है तो इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर आएगा, और अगर वो लेट इशू किया गया है तो कंप्लीशन ऑफ सर्विस की डेट और पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर। देखो, इनवॉइस इशू किया गया 20 सितंबर को,
सर्विसेज देगी 10 सितंबर को, 10 दिन के अंदर इशू कर दिया आपने, बहुत बढ़िया, बहुत टाइम पे इशू कर दिया है। तो आपका 20 सितंबर इनवॉइस की डेट आएगी, और यहाँ जो कंप्लीशन बन रही है ना, पेमेंट बन रही है 15 और 17 सितंबर, इन दोनों में अर्लियर बनती है 15 सितंबर, तो इन दोनों में से अर्लियर कौन सी बनेगी? 15 सितंबर। तो 15 सितंबर जो है वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी, वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। तीसरा केस सेम है, आप कर लेना। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ये वाला फोर्थ पॉइंट करवा देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना, क्योंकि यहाँ पार्ट पेमेंट लिखी हुई है। पार्ट पेमेंट आपको 20 सितंबर को रिसीव हुई है, पार्ट पेमेंट आपको 3 अक्टूबर को रिसीव हुई है। गाइस मैं बताऊं, अगर पार्ट पेमेंट का केस होना, आप इसे दो क्वेश्चन बना लेना, आप इसमें दो टाइम ऑफ सप्लाई निकालना, एक टाइम ऑफ सप्लाई पहले पार्ट पेमेंट के लिए और दूसरी टाइम ऑफ सप्लाई पार्ट पेमेंट दूसरी के लिए। आप देखो, आपने इनवॉइस सर्विसेज दी 10 सितंबर को, आपने 10 सितंबर को सर्विसेज दी, और 15 सितंबर को आपने इनवॉइस इशू कर दिया, टाइमली इशू कर दिया। यस, आपने टाइमली इशू कर दिया है, तो फिर ये वाली डेट ले लेंगे। और पार्ट पेमेंट जो है वो 20 सितंबर दे रखी है, तो इन दोनों में अर्लियर 15 सितंबर है, तो यहाँ 15 सितंबर आ जाएगा। और इन दोनों में अर्लियर देखोगे तो भी 15 सितंबर है बाई चांस, तो 15 सितंबर आ जाएगा। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 आई हैव डन, क्वेश्चन नंबर 15 आई हैव डन 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 डन। सर थर्ड भी बता दो, थर्ड भी सुन लो भाई, थर्ड भी सुन लो, थर्ड भी सुनो फिर, थर्ड 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 सुनो, थर्ड सुनो। थर्ड कहाँ पे है? यस, थर्ड के अंदर क्या है वो भी देखो सलोनी, थर्ड के अंदर क्या लिखा है? थर्ड के अंदर लिखा है 10 सितंबर से लेके 26 मई। ओ, आपने लेट इशू किया, 10 सितंबर को आपने सर्विसेज दी, लेट इशू किया, तो आप इसको भूल जाओ, कंप्लीशन ऑफ सर्विस ले लो और पेमेंट की डेट ले लो। पेमेंट 25 सितंबर 30 सितंबर दोनों में 25 सितंबर आएगी, तो 10 सितंबर 25 सितंबर दोनों में इजी आ गया 10 सितंबर, तो 10 सितंबर को टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। 10 सितंबर, बिल्कुल मेगा शाह ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है, बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। पूनम गुप्ता करिए सर, मैं आपका फर्स्ट लेक्चर अटेंड कर रही हूं, बट आप सच्ची ग्रेट हो। पूनम गुप्ता जी थैंक यू वेरी मच, बट फर्स्ट लेक्चर में प्लीज ऐसे मत बोलिए, क्या जज करेंगे आप? पहले हमारे पुराने लेक्चर देख लीजिए, अच्छे लगे तो बोलना। क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई एंड रेट ऑफ जीएसटी। आपको टाइम ऑफ सप्लाई भी निकालना है, रेट ऑफ जीएसटी भी निकालना है, इन केस ऑफ चेंज ऑफ रेट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो भाई साहब, ये जो आपका है ना, ये जो आपका आया ना क्वेश्चन, ये अब आपका सेक्शन 14 आ गया, ये आपका सेक्शन 14 आ गया। जो स्टूडेंट मुझसे रजिस्टर्ड स्टूडेंट पढ़े ना, उनको पता है सेक्शन 14 को हमने कितने शानदार तरीके से किया है, एक अलग ही मेथड से किया है। खैर मैं बताता हूँ आप लोगों को भी, जो चेंज इन द रेट है, जो चेंज इन रेट है ना सर, वो आपका चेंज हुआ है 1 जुलाई 2017 को, ध्यान रखना, 1 जुलाई 2017 को रेट चेंज हुआ है। पहले जो रेट था वो 15% था, और दूसरा रेट जो है वो 18% है, ठीक है, ये याद रखना। अब क्वेश्चन करना है पहला केस, हमें इस क्वेश्चन में दो चीजें निकालनी है, मैं यही करवा दूंगा आपको, देखते जाओ। एक हमें निकालना है टाइम ऑफ सप्लाई, और एक हमें रेट निकालना है, ठीक है ना, टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है और एक हमें रेट निकालना है, ठीक है सर जी। पहला, आपने सर्विस कब दी है? 30 जून 17 को, तो भाई 30 जून का मतलब यहां दी है सर्विस। पहले केस में आपने सर्विस कब दी है? सर्विस आपने दी है पहले 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 सर्विस दी है, ठीक है। और इनवॉइस कब इशू किया है? ये इनवॉइस आपने बाद में की है, बाद में मतलब रेट चेंज होने के बाद की है। पेमेंट आपने कब की है? पेमेंट भी आपने बाद में की है, बाद में। तो सबसे पहली बात आपको देखो, तीन में से दो किस तरफ है? पहले वाली साइड है, बाद वाली साइड है? सर दो बाद वाली साइड में है, देखो दो ना बाद में, बाद मतलब समझते ना, चेंज 1 जुलाई को हुआ ना, तो 1 जुलाई के बाद क्या क्या हुआ है और 1 जुलाई से पहले क्या क्या हुआ है, ठीक है ना। तो सर 1 जुलाई के बाद दो चीजें हुई हैं, तो 1 जुलाई के बाद जिस तरफ दो होते हैं ना रेट, वो लेते हैं। तो रेट भैया 18% है बाद वाला, तो हम रेट लेंगे यहाँ पर 18%। वाओ सर, ऐसे करते हैं? हाँ भाई हाँ, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो इसमें नया रेट लेंगे 18%। सर इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या लेंगे? सर बाद में, अगर इनवॉइस और पेमेंट दोनों बाद में है, तो इन दोनों में अर्लियर लेंगे। इनवॉइस और पेमेंट दोनों बाद में है, तो अर्लियर लेंगे, यानी कि 1 जुलाई 2017 लेंगे। तो गाइस मैंने बता दिया, टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो 1 जुलाई 2017 आएगा। ये अरे भैया रेट के साथ साथ बताओ, एक वो कौन सा आएगा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा वो बताओ। सुनो, टाइम ऑफ सप्लाई कैसे पता कर देता हूँ, सुनो सुनो सुनो। देखो देखो देखो, जैसे मान लो आपका 1 जुलाई 2017 को चेंज हुआ है ना, तो कुछ कंडीशन पहले आएंगी, कुछ कंडीशन बाद में आएंगी, कुछ पहले आएंगी, कुछ बाद में आएंगी। सुनो, जिधर दो होगा वो वाला रेट लेंगे, जिधर दो होंगे वो वाला रेट लेंगे, ये तो होगा रेट। लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई क्या लेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई, सर टाइम ऑफ सप्लाई में जो जो कंप्लीशन ऑफ सर्विस है ना, जो कंप्लीशन ऑफ सर्विस है यानी कि सप्लाई है, उसके साथ जो एलिमेंट होगा ना, अगर इसके साथ इनवॉइस है,
तो हम इनवॉइस का टाइम ऑफ सप्लाई लेंगे, अगर इसके साथ पेमेंट है तो हम पेमेंट का टाइम ऑफ सप्लाई लेंगे। तो आपको देखना है सप्लाई ऑफ सर्विस के साथ क्या है। और मान लो सर सप्लाई ऑफ सर्विस के साथ दोनों ही नहीं है, ये दोनों अलग से रखे हुए हैं, बाद में है, तो फिर इनमें से अर्लियर लेंगे। तो सप्लाई कभी भी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं बनेगा, सर्विसेज कभी भी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं बनेगा, या तो इनवॉइस बनेगा या पेमेंट बनेगा। जो सप्लाई के साथ, जो सप्लाई ऑफ सर्विस के साथ चिपका हुआ होगा वही टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। ध्यान रखना, जो सप्लाई ऑफ टाइम ऑफ सर्विस के साथ चिपका होगा वही टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। लेकिन 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 अगर इनवॉइस और पेमेंट दोनों ही अलग हो जाएं और दोनों अब बाद में हैं, तो फिर वही बनेगा इनवॉइस या पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ क्वेश्चन। इसमें 30 जून जो है वो पहले है, 30 जून जो है वो पहले है, 30 जून जो है वो पहले है, इसमें दोनों पहले है और ये बाद में है। अब देखो 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 देखो, देखो दो पहले है, दो पहले है तो रेट आएगा 15%, ठीक है। लेकिन लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा सर? टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा डेट ऑफ इनवॉइस। यस गाइस, तो यहां आपका डेट ऑफ इनवॉइस जो है ना वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। जो मम्मी के साथ है वो आएगा, बिल्कुल सही है। इसको रेगुलर क्लासेस ली हुई है इसने मेरी, इसको पता है मम्मी वाली बात क्या है। अच्छा यहाँ पर भी पहले आएगा, बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी पहले आएगा, यहाँ बाद में है और यहाँ पहले है। अच्छा, पहले बाद पहले, तो पहले दो है, पहले वाले दो है तो 15% रेट आएगा। और पहले में आपके पास सर्विस के साथ चिपका हुआ है पेमेंट, तो आपका डेट ऑफ पेमेंट जो है वही टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। डेट ऑफ पेमेंट जो है वही टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। देखो देखो देखो, ध्यान देखो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, बड़े आराम से समझ में आएगा, सुन लो। 1 मिनट में समझा दूंगा पूरा अच्छे से। 10 जुलाई, 10 जुलाई ये बाद में है और 30 जून ये पहले है और 29 जून ये भी पहले है, ठीक है ना। तो पहले वाले दो हैं, पहले वाले दो हैं तो 15% आएगा। अब पहले में ना दोनों इनवॉइस और पेमेंट है, मतलब सप्लाई के साथ कोई, सर्विस का कोई भी नहीं है, तो इनमें से विच एवर इज अर्लियर आएगा, विच एवर इज अर्लियर आएगा, यानी कि 29 जून आएगा, 29 जून आएगा। ठीक है सर जी, ठीक है, आ गया समझ। 10 जुलाई ये आपका बाद में है और 30 जून ये आपका पहले है और 5 जुलाई ये आपका बाद में है। तो पहले बाद वाला आएगा रेट 18%, और बाद में सर्विसेज के साथ कौन है, सर्विस का पेमेंट है, तो डेट ऑफ पेमेंट जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा, डेट ऑफ पेमेंट जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 10 जुलाई जो है वो बाद में है, बाद में है, और 30 जून जो है वो 15 जुलाई है वो भी बाद में है, और 30 जून जो है वो पहले है। तो बाद वाले दो हैं भाई, 18% रेट आएगा, और सर्विस के साथ जो है इनवॉइस है तो डेट ऑफ इनवॉइस आ जाएगा, डेट ऑफ इनवॉइस आ जाएगा। गाइस सच सच बताओ ईमानदारी से, सच सच बताओ ईमानदारी से, आपको चेंज इन द रेट वाले केस में आ गया नहीं आ गया? आ गया नहीं आ गया? सर आपके जितनी मेहनत कोई कोचिंग नहीं करती। राहुल शर्मा थैंक यू सो मच, राहुल भाई थैंक यू सो मच। मेहनत का नहीं पता, बस कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट ना क्लियर हो जाए, बस बस इतनी सी कोशिश है, और कोई कोशिश नहीं है, बस एक एक एफर्ट है कि किसी तरीके से ना मेरे सारे स्टूडेंट क्लियर हो जाएं बस। ओके जी, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ये क्वेश्चन जो है भाई, ये क्वेश्चन है प्लेस ऑफ सप्लाई का, सुन लो, ये क्वेश्चन अपना है प्लेस ऑफ सप्लाई का। एक क्वेश्चन मैंने डाला है प्लेस ऑफ सप्लाई का, हालांकि प्लेस ऑफ सप्लाई में कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअल बनता है कि बताओ इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा। ये केस क्या है, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। मिस्टर शाहूकार, नाम देखो शाहूकार है, न्यू दिल्ली में चढ़ता है ट्रेन के अंदर, जो ट्रेन है वो न्यू दिल्ली से कोटा जा रही है। तो भैया समझ लो पहले, ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, ये न्यू दिल्ली से शुरू हुई है और ये कोटा में जा रही है, कोटा में। ये इसका बोर्डिंग पॉइंट है, ये इसका बोर्डिंग पॉइंट है जहां से बंदा चढ़ता है, ठीक है ना। शाहूकार जो है, मिस्टर शाहूकार जो है वो यहां से चढ़ता है, ठीक है ना। ये करता क्या है, ये बेचता है, सामान बेचता है, ठीक है ना। अरे यार शाहूकार, नाम शाहूकार, सामान बेचता है, हो सकता है क्या बड़ी बात है। सामान बेचता है, न्यू दिल्ली में चढ़ता है, लेकिन सामान जयपुर में बिकता है, तो यहाँ जयपुर आ जाता है, तो जयपुर में लोग इसका सामान खरीद लेते हैं, जो लोग है वो सामान खरीद लेते हैं और खा लेते हैं, लेकिन ये चढ़ता दिल्ली से है। तो गाइस मैं आपको बताऊं, प्लेस ऑफ सप्लाई ये गुड्स का सेक्शन है, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स है, और यहाँ वहां लिखा हुआ था कि जहां बोर्डिंग पॉइंट है ना वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, और इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो न्यू दिल्ली माना जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बड़े सारे आंसर आ गए हैं, बड़े सारे आंसर आ गए हैं मेरे पास। थैंक यू मेगा शाह, थैंक यू सो मच, बस लेके आना, पूरी कोशिश करना। यस गाइस आई हैव डन, मैंने आपको 17 क्वेश्चन कर दिए हैं, मैंने आपके साथ 17 क्वेश्चंस कर दिए हैं, 17 क्वेश्चन कर दिए हैं, ठीक है ना। अब मेरे पास बचा है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20। यस गाइस
3 क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं, 3 क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं और इन तीनों क्वेश्चंस के बाद हमारा जो है वो 20 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आ जाइए, डिटरमाइन द असेसेबल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन द फॉलोइंग केसेस। एफओबी क्वेश्चन में दे रखी है $500, ठीक है ना। अब हमें ये नहीं दे रखा कि ये जो एफओबी है बाय एयर वाली है या बाय उसके वाली है, क्या बोलते हैं, अदर देन एयर वाली है। सुनो सुनो, अगर क्वेश्चन में बाय एयर होता है, अगर क्वेश्चन में बाय एयर होता है तो थोड़ा पंगा होता है, अदर में पंगा कम होता है, ठीक है ना। बाय एयर में थोड़ा पंगा होता है। पंगा क्या होता है कि जब आप एफओबी में फ्रेट जोड़ते हो ना, जब आप एफओबी में फ्रेट जोड़ते हो, अगर बाय एयर है तो आपको जोड़ना होता है एक्चुअल जो भी फेयर का दिया हुआ है या 20% ऑफ एफओबी, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, अगर अगर बाय एयर है तो। और अगर अदर देन है, अदर देन है तो भैया जितना एक्चुअल फेयर है ना वही हम जोड़ते हैं, जो भी एक्चुअल फेयर है वही जोड़ते हैं अगर गिवन है। अगर नहीं गिवन तो फिर 20% ही जोड़ना है, ठीक है। सर आपने कंफ्यूज कर दिया, क्या कहना चाह रहे हो? देखो 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 देखो, मान लो बाय एयर का केस है, एयर का केस है, ठीक है ना, एयर का केस है, तो जो फ्रेट है, फ्रेट फ्रेट, हाँ सर फ्रेट है, वो अगर नोन है, नोन है, तो भी आपको लेना है एक्चुअल कॉस्ट और 20% ऑफ एफओबी, ठीक है ना। तो विच एवर इज लेस लेना होता है, विच एवर इज लेस, ठीक है सर। और अगर नोट नोन है, अगर नोन नहीं है, नोट नोन है, तो फिर 20% ऑफ एफओबी लेना ही होता है, फिर तो 20% ऑफ एफओबी लेना ही होता है। इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है, फिर तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। थैंक यू प्रवीण, थैंक यू सो मच। और अगर एनी अदर केस है, अदर केस है, अदर केस का मतलब होगा भाई शिप है एटसेट्रा है, तो भाई अगर मान लो फ्रेट वाला केस है, फ्रेट वाला केस है, अगर नोन है, नोन है, तो भाई आपको सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट ही लेनी है, जो फ्रेट का कॉस्ट है ना वही लेना है। अगर नोट नोन है, नोट नोन है, तो फिर वही लेना है 20% ऑफ एफओपी। तो मतलब क्या होगा, नोट नोन में तो कोई इशू ही नहीं है, नोट नोन में तो कोई इशू ही नहीं है, दोनों केस में 20% ही लेना है, दोनों केस में, बस नोन में इशू है। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें नोन है ही नहीं, तो है ही नहीं तो बात ही खत्म, 20% ऑफ एफओ भी लेंगे। तो सर आपने बताया क्यों, अबे रिवाइज भी तो करवाना था, फिर कहते खाली क्वेश्चन करवा दिए। तो 500 का 20% जो है वो आपका $100 आ गया, ठीक है ना, तो आपका डॉलर बन गया 600। हाँ सर सही है। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, अब मैं आपको कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस बता देता हूँ। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस बहुत आसान है, अगर गिवन है, चाहे कोई भी केस हो, चाहे बाय एयर हो और चाहे वो कुछ भी हो, अगर गिवन है तो जो वैल्यू गिवन है वही लेनी है, और अगर नहीं गिवन तो 1.125% लेना है एफओबी का, एफओबी का 1.125%। सर यहां पर तो एफओबी 500 है, तो 500 का मेरे भाई, क्यों भाई गिवन है, जब गिवन है तो $10 ही लेंगे, तो $610 जो है ना वो आपका आ जाएगा। राहुल शर्मा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुम मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट हो, मुझे इसकी बड़ी खुशी है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो आप, कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल सही है मेघा शाह, बिल्कुल सही है। तो आपको ये क्वेश्चन आंसर आ गया भाई, बिल्कुल आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 19, डिटरमाइन द एसेसेबल वैल्यू, डिटरमाइन द असेसेबल वैल्यू आपको निकालना है, और आपको एक्स फैक्ट्री प्राइस दे रखा है। पहले समझो एक्स फैक्ट्री प्राइस क्या होता है। देखो फॉरेन कंट्री है, ये यूएसए भाई साहब, यूएसए, यूएस समझते हो, अमेरिका, अमेरिका। यहाँ पर ना सेलर की शॉप है, सेलर की शॉप है, इस शॉप पे जाओगे ना, सपोज मुझे एक एक मोबाइल खरीदना है, शॉप वाला कह रहा है मोबाइल 10,000 रुपए का है, तो ये 10,000 रुपए जो शॉप पे वो बेच रहा है ना यूएसए के अंदर, इसको कहते हैं एक्स फैक्ट्री प्राइस। क्या बोलते हैं इसको, एक्स फैक्ट्री प्राइस। मैंने कहा मोबाइल तो ठीक है, लेकिन मैं तो भाई इस मोबाइल को इंडिया लेके जाऊंगा, वो भी शिप में। बोला ठीक है, तो मैंने कहा तू शिप तक पहुंचा दे, बोला शिप तक पहुंचा दूंगा, शिप में चढ़वाऊंगा नहीं। मैंने कहा ठीक है चल तू यहाँ तक तो पहुंचा दे, शिप तक तो पहुंचा दे। बोला पहुंचा दूंगा, यहाँ तक पहुंचा दूंगा। तो मैंने कितने रुपए लेगा, बोला मैं यहाँ तक पहुंचाने के $100 लूंगा, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ये डॉलर है। तो ये बन गया 10,100। ये जो 10,100 बना ना सर, इसको कहते हैं FAS, फ्री अलोंग साइड, फ्री अलोंग साइड। तो ये एक्स फैक्ट्री प्राइस है, यहां तक पहुंचाने के जोड़ने के बाद बनेगा फ्री अलोंग साइड। और फिर मैंने किसी को बोला भाई यहां से यहां चढ़वा दो यार, हमारा सामान आगे जाना है, तो उसने बोला जी मैं तो $100 लूंगा। मैंने कहा ले ले भाई, तू भी ले ले $100। तो 10,200 बन गया सर, इसको कहते हैं FOB, शिप में चढ़ाने तक का जो प्राइस होता है ना उसे FOB कहते हैं। फिर यहां से शिप चल पड़ता है, और ये हमारा इंडिया है, ये मेरा इंडिया,
ये पोर्ट है, यहाँ पोर्ट तक आ गया सामान, पोर्ट तक आ गया, तो यहाँ इसके बीच में जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट या कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस लगाना है वो भी आपको जोड़ना है, वो भी आपको जोड़ना है। मान लो डॉलर 300 लगा है, तो टोटल यहाँ पे बन गया आपका, टोटल बन गया आपका डॉलर 10,500। इसे कहते हैं CIF प्राइस, इसे कहते हैं CIF प्राइस, ठीक है ना। और यहाँ से सामान यहाँ चढ़ाएंगे ना, जो लोडिंग चार्जेस है डॉलर मान लो 100 है, ये नहीं जोड़ने। जो आपके इंडियन पोर्ट पर उतारने के लिए आपने लोडिंग अनलोडिंग के पैसे दिए ना, वो नहीं जोड़ने होते, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स फैक्ट्री प्राइस होता है, फिर हम इसके अंदर जोड़ते हैं, सबसे पहले हमारा एक्स फैक्ट्री प्राइस होता है, ठीक है सर जी, ठीक है। फिर हम इसके अंदर जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं बोलो फटाफट। फिर हम इसके अंदर से जोड़ते हैं वो वाला एक्स फैक्ट्री प्राइस के अंदर हम जोड़ेंगे सर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो फ्रेट तक पहुंचा दे सामान को। जोड़ने के बाद क्या बोलेंगे सर, उसे FAS बोलेंगे। फिर इसमें लोडिंग करवाएंगे शिप में, फिर FOB बोलेंगे। फिर उसके अंदर हम जोड़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस, फिर उसे बोलेंगे CIF। CIF के बाद हम जो CBIC का रेट ऑफ एक्सचेंज है वो लगा देंगे, और फिर हमारा बन जाएगा असेसेबल वैल्यू इन इंडियन रुपीज। सर ये क्वेश्चन करोगे? कर देंगे। एक्स फैक्ट्री प्राइस कितना है बोलो फटाफट, देखते देखते था। एक्स फैक्ट्री प्राइस जो है वो आपका आ रहा है डॉलर 10,000। सर डन। इसके अंदर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस है, प्लेस ऑफ फॉरेन पोर्ट, US के पोर्ट तक चढ़ाना है, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस जो है वो आपका बन रहा है $500, तो वो आप $500 इसमें जोड़ दो, तो ये आपका आ गया $10,500। इसे कहते हैं FAS। इसके अंदर आप जोड़ दो सर, इसके अंदर आप जोड़ दो लोडिंग, लोडिंग जोड़ दो जो आपकी शिप में चढ़ाने के लिए लगा है, लोडिंग चार्जेस फॉरेन पोर्ट पे लग रहे हैं, वो $100 है, तो आपका बन गया 10,600। इसको कहते हैं FOB प्राइस, इसको कहते हैं FOB प्राइस, इसको कहते हैं FOB प्राइस। ईमानदार बताओ, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? इसे कहते हैं FOB प्राइस, ठीक है सर, FOB प्राइस कहते हैं इसके अंदर। अब इसमें कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट जोड़ दो जो आपके घर तक आना है, लेकिन ये जो आप कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट जोड़ोगे ना, इसके लिए फिर आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये बाय एयर है या बाय शिप है। क्योंकि अगर बाय एयर है फिर तो आपको एक्चुअल कॉस्ट और 20% विच एवरेज लेस लेना है, और अदर है तो गिवन में एक्चुअल कॉस्ट लेना है और नॉट गिवन में 20% लेना है। सर इसमें तो क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, हमें लिखा तो है सर, कहाँ लिखा? सर यार हद है, फॉरेन पोर्ट लिखा है, एयरपोर्ट थोड़ा ना लिखा है, इसका मतलब शिप के थ्रू आ रहा है। ओ शिप के थ्रू आ रहा है, तो फिर सर एक्चुअल कॉस्ट तो दे रखी है 2,000, हाँ तो 2,000 ले लेंगे, बस खाली 2,000 ले लेंगे। तो इसमें जो फ्रेट है ना वो हम खाली पूरा 2,000 ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपका 12,600 आ जाएगा। सर इंश्योरेंस कितना लेंगे? सर इंश्योरेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जब गिवन नहीं होता आपको पता कितना 1.125% लेते हैं FOB का। FOB सर हमारी आ रही है 10,600, तो 10,600 का 1.125%, सर ये आपका आ गया 119.25। तो ये सर 12,600 प्लस 12,600 प्लस 119.25, ये आपका आ गया 12,719.25। सर ये आपका आ गया CIF वैल्यू आ गई। अगर आपको इंडियन रुपीज में सेसेबल वैल्यू निकालनी है तो 12,719.25 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डॉलर से, और एक रेट डॉलर जो है ना वो 65 रुपए का है। CBIC का लेना होता है, CBIC का याद रखना, तो 65 रुपीज आप मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी 826751.25। यस गाइस। हाँ जी, तो बिल्कुल समझ में आया नहीं आया? यस सर आ गया, समझ में आ गया, आ गया। भाई बताओ भाई प्लीज, यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? प्लीज प्लीज एक बार बताओ मुझे, आपको यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? प्लीज टेल मी, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं हो गया? यस गाइस प्लीज राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन, यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अर्पिता अग्रवाल यस सर। लोस्ट मी आंसर वाला प्रोवाइड कर दो सर रिवीजन के लिए। लोस्ट मी क्या होता है? बहुत इजी है, क्लियर सर, क्लियर सर, रोहित पूर्वा क्लियर, विकास सिंह क्लियर हुआ सर। एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को रहने देना। हाँ रहने दूंगा भाई, इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाली वीडियो को भी रहने दूंगा, चिंता मत करो, कल एग्जाम तुम दे लो एक बार। तानिया निहलानी क्लियर सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस गाइस
क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20। ओ माय गॉड सर, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? ये इतना बड़ा क्वेश्चन? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 20 काफी बड़ा है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 अगर आपको समझना ना तो बता दूं, क्वेश्चन नंबर 20 में हम कुछ और भी करने वाले हैं, कुछ और भी करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना आपको एफओबी क्वेश्चन नंबर 20 जो है, क्वेश्चन नंबर 20 इसके अंदर क्या करना होता है मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हम एक स्लाइड और ले लेते हैं। सबसे पहले आपको निकालना है एक्स फैक्ट्री प्राइस। एक्स फैक्ट्री प्राइस निकालना होता है, ठीक है ना। हम देखेंगे अभी क्वेश्चन पहले पूरा। इसके अंदर हम जोड़ेंगे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, जो भी गिवन होगा। इसको बोलते हैं फ्री अलोंग साइड। ये याद है ना आपको? हाँ सर, ये तो मालूम है, ये तो मालूम है सर, फ्री अलोंग साइड। थैंक यू अर्पिता, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मेरे को ये था, बस मेरे माइंड में यही था कि बस एक ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बच्चों को करवा दिया जाए, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आईडीटी में, कम आते हैं डीटी के कंपैरेटिवली, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत आ जाते हैं। तो 20 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए जो मुझे लगा कि ये बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो वो मैंने ढूंढ ढांड के आपके लिए तैयार कर लिए कि आज ही क्लास में ना मैराथन नहीं करवाऊंगा, बिकॉज मैराथन सब करवाते हैं, सबको आता है पहले से। बड़े सारे लेक्चर मेरे रखे हैं। अभी मैंने एक आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहां पर सप्लाई का, कंपोजिशन स्कीम का और इंट्रोडक्शन जीएसटी का एक एक सिंगल सिंगल लेक्चर रखे हुए हैं, एक एक दो दो घंटे के। वो आप देख सकते हो आराम से। सप्लाई जरूर देख लेना, उसमें सप्लाई जरूर देख लेना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बिकॉज वो तो एक बार में ही आपको क्लियर हो जाएगा सारा का सारा, और वो बहुत बेनिफिट देगा आपको, ठीक है ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेन था, मेरे को था मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा दूं। तो ये फ्री अलोंग साइड आ जाएगा। इसके अंदर हम जोड़ते हैं सर, ध्यान देना, इसके अंदर हम जोड़ते हैं सर हैंडलिंग चार्जेस, मतलब हैंडलिंग नहीं बोलूंगा, वो जो होते हैं लोडिंग चार्जेस, बेसिकली लोडिंग चार्जेस जोड़ते हैं, शिप में चढ़ाने के जो लोडिंग चार्जेस होते हैं ना, वो हम जोड़ते हैं। फिर जो बचता है ना, इसे हम कहते हैं सर, इसे हम कहते हैं एफओबी। सर इसे तो नहीं कहते हम एफओबी, हाँ इसे ही कहते हैं, हाँ इसे कहते हैं, ठीक है सर। इसमें क्या जोड़ेंगे सर? इसमें जोड़ते हैं रूल 10(1). रूल 10(1) की एडजस्टमेंट है सर। रूल 10(1) में ना बहुत सारी बातें लिखी हुई है। कोई पैकिंग चार्जेस है वो जोड़ने हैं, कोई सेलिंग कमीशन है, बाइंग कमीशन नहीं जोड़ना, सेलिंग कमीशन जोड़ना होता है। कोई रिटर्नेबल प्रोडक्ट है, अगर रिटर्नेबल है, अगर रिटर्नेबल है तो नहीं जोड़ना, बट नॉन रिटर्नेबल है तो जोड़ना है। कोई बायर ने खर्चा किया है सप्लायर के कहने पर तो वो जोड़ना है, ठीक है। वहां 5-7 एडजस्टमेंट है, 5-7 एडजस्टमेंट है, वो सारी की सारी आपको जोड़नी पड़ती है रूल 10(1) की। जब रूल 10(1) को आप जोड़ लेते हो ना, तो यहां पर आपका आता है एडजस्टेड एडजस्टेड एफओबी, ठीक है सर। ये आपका आ गया एडजस्टेड एफओबी। अब इसके अंदर आपको जोड़ना पड़ता है रूल 10(2). सर रूल 10(2) क्या होता है? सर रूल 10(2) वही होता है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। वो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो शिप को इंडिया तक लाने में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फिर सीआईएफ। फिर जो फाइनल वैल्यू आएगी ना सर, उसे बोलते हैं सीआईएफ, ठीक है ना। सीआईएफ और फिर जो सीआईएफ आ गया ना सर, इस सीआईएफ के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं जो रेट ऑफ डॉलर होता है ना, रेट ऑफ एक्सचेंज, वो हम मल्टीप्लाई करते हैं, एंड फिर जो फाइनल आएगा ना वो आपकी असेसेबल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपकी इंडियन रुपीज में आ जाएगी, ठीक है सर। क्वेश्चन करवाओ सर, आ जाओ। डिटरमाइन द असेसेबल वैल्यू कॉस्ट ऑफ मशीन एट द फैक्ट्री गेट ऑफ द एक्सपोर्टर। भाई साहब एक्सपोर्टर की फैक्ट्री पर ना $20,000 का सामान है, मतलब एक्स फैक्ट्री प्राइस जो है वो आपका $20,000 है, ठीक है। डन हो गया यहां तक सर? यहां तक डन हो गया, यहां तक डन हो गया। आगे बढ़ो सर, आगे। बट ये क्वेश्चन लास्ट है और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर टू पोर्ट ऑफ शिपमेंट। वहां से वहां ले जाते हैं तो $1,000 लग रहा है, तो आप $1,000 यहां जोड़ दो और आपका बन गया फ्री अलोंग साइड, बन गया $21,000, ठीक है। $21,000 बन गया। इसमें इसमें आपको क्या जोड़ना है? इसमें लिखा है कोई हैंडलिंग चार्जेस है, लोडिंग चार्जेस है, जो आपने शिप पे चढ़ाई है वो ₹100 लिए हैं, तो आप वो $100 जोड़ दो इसके अंदर, तो आपका 21,100 जो है वो आपका फ्री ऑन बोर्ड आ गया, यानी कि एफओबी आ गया। एफओबी आ गया। अब इसमें रूल 10(1) जोड़ना है। रूल 10(1) के नाम पे बाइंग कमीशन लिखा है, ये नहीं लेना होता है। बाइंग कमीशन सेलिंग कमीशन लेते हैं। सेलिंग फ्रेट चार्जेस है, नहीं, ये तो रूल 10(2) है, ये तो रूल 10(2) वाला है। एक्चुअल इंश्योरेंस है, ये रूल 10(2) वाला है, ठीक है ना, ये भी नहीं लेना। सर चार्जेस फॉर डिजाइन है, हाँ, अगर आपने कोई मशीन मंगाई है फॉरेन कंट्री से और आपने कोई डिजाइन का पैसे दिए, ये वाला डिजाइन बना के देना, तो वो डिजाइन के पैसे भी जुड़ेंगे, $5,000। यस, ये रूल 10(1) आएगा, ये रूल 10(1) आएगा, $5,000। और कुछ है नहीं रूल 10(1) का, मतलब लाइक पैकिंग चार्जेस भी हो सकता था, या कोई बायर ने सेलर के बिहाफ पे कोई पेमेंट की है वो भी हो सकता था, लेकिन है नहीं। अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस पेड एट द प्लेस ऑफ इंपोर्ट,
ये भी नहीं जोड़ना। ये कौन से हैं? जब माल इंडियन पोर्ट पे आता है और हम बोलते हैं भाई पोर्ट पर उतार दे, अनलोड कर दे, वो सीआईएफ के अंदर जोड़ते नहीं है। ना वो इंडियन पोर्ट के आने तक हम जोड़ते हैं, लेकिन पोर्ट्स पर जो सामान लोडिंग अनलोडिंग होती है वो हम नहीं जोड़ते हैं, वो हम नहीं जोड़ते हैं, ये नहीं जोड़ना। ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम मुंबई टू कोचीन पोर्ट, इसका हमें क्या मतलब? भाई इंडिया में माल आ गया मुंबई में, फिर मुंबई से आगे कोचीन जा रहा है, तो ये कोई इंपोर्ट ड्यूटी का हिस्सा थोड़ी है, ये तो कोई इंटर स्टेट सप्लाई लगेगी, वो जीएसटी वीएसटी देख लेना आप अपना। ठीक है। एक्सचेंज रेट जो है वो $1 का 60 है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये सीबीआईसी का है। ठीक है सर जी, हो गया क्वेश्चन तो। तो ये आपका आ गया डॉलर। अब एडजस्टेड एफओबी, एफओबी देखो पहले क्वेश्चन ढूंढो, क्या ये एयर वाला है या शिप वाला? सर ये शिप वाला है, शिप वाला ना, ठीक है शिप वाला है, रुक जाओ। फ्रेट चार्ज दे रखे हैं सर, $2,000 दे रखे हैं, तो अगर एक्चुअल कॉस्ट गिवन है तो पूरी एक्चुअल लेनी है आपको, 20% वाला कंसेप्ट नहीं देखना। ठीक है ना, 20% वाला नहीं देखना, तो यहाँ पर पूरे $2,000 हम ले लेंगे। ठीक है ना, ये आपका कितना बन रहा है? 26,100 बन रहा है, तो ये आपके $2,000 हम यहाँ पे ले लेंगे। सर इंश्योरेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सर इंश्योरेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप ले लो 1.125%। किसका? किसका लोगे? एफओबी का या एडजस्टेड एफओबी का? एडजस्टेड एफओबी का। गाइस ये हमेशा एडजस्टेड एफओबी का लेना होता है, रूल 10(1) जोड़ने के बाद वाले का, रूल 10(1) जोड़ने के बाद वाले का लेना होता है। तो एडजस्टेड एफओबी है 26,100, तो आप साइड में 26,100 का 1.125% कर लो, 26,100 का 1.125% कर लो, तो ये आपका आ रहा है 293,293.625। तो ये कितना आ गया टोटल? 26,100 आ गया, प्लस 2,000 आ गया, और प्लस 293.625 आ गया, तो सर आपका आ गया 28393। ये आपका आ गया 28393.625। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया 28, मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, 28393.65। इसको मल्टीप्लाई कर दो डॉलर के साथ, ये आपका सीआईएफ है, और डॉलर 60 रुपए का है, तो मैं अगर इसे मल्टीप्लाई बाय 60 रुपीज कर दूं तो आपकी एक्सेसिबल वैल्यू आती है, मल्टीप्लाई बाय 60 करने से 170,170,3617.5। हाँ जी गाइस, इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज एक बार बताइए कि आपको यहां तक क्लियर है। एक बार बताइए, मैंने आपको 20 क्वेश्चंस, आई हैव डन 20 क्वेश्चंस, मैंने 20 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर दिए हैं, मैंने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं। प्लीज एक बार देख के बताओ कि आपको 20 क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है, एक बार बताओ प्लीज फटाफट। मजा आया नहीं आया? भाई प्रैक्टिकल में थोड़ा सा लग रहा कि हाँ यार हम भी कर लेंगे क्वेश्चन, एड लेस ही करना होता है, कोई बड़ा कंसेप्ट कंसेप्ट हमें पहले से पता है, अप्लाई कैसे करते हैं थोड़ा सा आइडिया आ गया है। अब भाई पेपर में हेल्प हो जाएगी नहीं हो जाएगी? एक तरह से क्लियर कर लेना यार, अब देखो, अब गड़बड़ मत करना, अब पेपर पास करके आना वहां पे, ठीक है ना? यस सर क्लियर, क्लियर सर, यस सर क्लियर। और लोग भी लिखो फटाफट भाई, तानिया निहलानी क्लियर। सर ये लेक्चर अपलोड रहेगा? हाँ जी अपलोड रहेगा, अभी अभी तो अपलोड रहेगा, कितने दिन रहेगा ये नहीं पता, लेकिन रखूंगा अभी अपलोड, चिंता मत करो। क्लियर सर, यस सर क्लियर। सर जी मौज कर दी, मौज होगी ना, बस मौज होनी चाहिए। हाँ पेमेंट ऑफ टैक्स रह गया थोड़ा सा, वो 2 चैप्टर रह गए, रिटर्न वाला और पेमेंट ऑफ टैक्स वाला, वो बताने रह गए इसके अंदर। यस सर क्लियर। चलिए गाइस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है परफेक्ट फॉर टुमारो पावर पैक्ड एग्जाम, ग्रेट हिमांशी ग्रेट। बस कल उड़ा देना धजियां सबकी, ठीक है ना, कर देना पास, बढ़िया करके आना पेपर, अच्छे से मस्त पेपर करके आना, और लगना चाहिए भी हाँ भी ठीक है। तो यस गाइस, आज का टारगेट मेरा यही था। आज मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, बिकॉज कल एग्जाम है, और जो जहां तक फास्ट रिवीजन वाली बात है ना, मैंने एक काम और भी कर दिया, इसके साथ मैंने आपको सारे नोट्स भी दे दिए हैं। मेरी क्लासेस ऑलरेडी रखी हुई है यूट्यूब के ऊपर, आप जाओ, वो प्लेलिस्ट बनी हुई है जीएसटी वाली, वहां पर मेजोरिटी चैप्टर आपको मिल जाएंगे, वरना वो 6 महीने पहले वाला मैराथन है वो भी सेम ही है लगभग, कोई ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है उसके अंदर, आप वहां भी जाके देख सकते हो। और नोट्स मैंने आपको इसलिए दे दिए क्योंकि आप साथ में खोल लेना तो आपको पढ़ने में इजी हो जाएंगे, पढ़ने में इजी हो जाएगा। सही बात है भाई।
तो बस ये देख लेना, तो आपको थोड़ा ये बेनिफिट मिल जाएगा कि नोट्स हाथ में होंगे, तो आप साथ-साथ देख सकते हो, ठीक है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन जहाँ तक बात थी ना, वो आज बड़े सारे बच्चे जो है वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, और यकीन मानो आप लोग जितने भी लोग व्हाट्सएप पर मैसेजेस करते हो ना, मैं सारे पढ़ता हूँ। मतलब पूरी टीम पढ़ती है, मुझे बताती है कि मैसेज क्या आया है, आज क्या मैसेज आया है, और सबको मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट की डिमांड क्या है। जो भी आपको प्रॉब्लम हो ना, आप मैसेजेस कर सकते हैं वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको अच्छा लगे आप थैंक यू का मैसेज भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कर सकते हैं वहाँ पे मैसेजेस। आपको जो भी आपको मिलेगा ना, मैक्सिमम मुझे लगेगा भी यार इस चीज़ की प्रॉब्लम है, तो मैं वो हमेशा साथ-साथ सॉल्व करता ही रहूँगा, ठीक है ना? मुझे आज पहले पता लग गया था कि आज स्टूडेंट की डिमांड जो है ना वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की है, और आप देख लो, जब आज क्लास स्टार्ट हुई थी तो मैंने चैट में पूछा था कि मैं क्या करवाऊँ? लाइन से एक-एक बच्चा लग रहा है, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा दो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा दो, और सब कुछ छोड़ो, प्रैक्टिकल करवा दो बस। और वही मेरा टारगेट था, और मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाने शुरू कर दिए, और देख लो बहुत बेनिफिट हुआ आज। मेरे को लगता है कि अच्छा हो गया, मेरे दिल में खुशी है। तो गाइस, विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। एग्जाम फाड़ देना, मतलब वो वाला मत फाड़ाना, वो तुम क्या फाड़ोगे, मिलता ही नहीं है। लैपटॉप मत तोड़ाना, ठीक है? तो एग्जाम फाड़ देना, चक दे फटे, जो कर सकते हो कर देना, बेस्ट करके आना, मैक्सिमम बढ़िया करके आना, पूरी कोशिश करना। 100% एग्जाम क्लियर होगा। बस पॉजिटिव माइंड के साथ जाना, और हर चीज अपने माइंड में फिक्स रखो कि क्लियर करना ही करना है। ये भी रखो, अगर नहीं क्लियर हुआ तो कोई तूफान नहीं आएगा, दुनिया रुक नहीं जाएगी, हम अपनी मेहनत करते रहेंगे, इससे भी ज़्यादा करेंगे, ठीक है ना? तो माइंड दोनों तरफ होना चाहिए, आपके मन के अंदर ये सुकून भी होना चाहिए, नहीं भी होगा तो कोई तूफान नहीं आएगा, और ये भी होना चाहिए कि मैं करके ही दिखाऊँगा, ठीक है? तो दोनों चीज़ों को बैलेंस बना के रखना है, दोनों चीज़ों को बैलेंस बना के रखना है। हाँ, डेफिनिशन आ सकता है, मैंने करवाई है काफ़ी सारी डेफिनिशन, उनमें से कोई भी आ सकती है। सर आप भी दे रहे हो एग्ज़ाम? मैं नहीं दे रहा हूँ, मैंने ऑफ़लाइन के लिए प्रोटेस्ट किया था, जब ऑफ़लाइन होगा तो मैं दूँगा, ठीक है? तो मैं कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ। अरे वो क्या था, वो सर थे, उन्होंने मतलब राकेश जी थे, वो अब तो रहे नहीं, उनकी डेथ हो गई सर की। तो उन्होंने एक ट्वीट किया था कि मैं स्टूडेंट से मिलूँगा, तो मेरा मन था मिलने का, मैंने कहा सर मैं स्टूडेंट बन जाता हूँ, मिल लो मुझसे। तो उस दिन के बाद आज तक स्टूडेंट पीछे पड़े हैं, सर आप एग्ज़ाम क्यों नहीं दे रहे हो? पक्का दूँगा, लेकिन अब मैंने सोचा मैं भी करूँगा आपके साथ, मैं भी दूँगा, लेकिन इस बार नहीं दूँगा, ठीक है ना? नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय गाइस। बाय बाय, लव यू एडिटिव्स, लव यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय। एग्ज़ाम दे के आओ बढ़िया-बढ़िया।